ओके बच्चों, आज सबके पहले जो लेक्चर डिस्कस करेंगे, आप लोगों को पता है कि हमने सिस्टाइटिस तक पढ़ा होगा, ऐसे ही है ना? कि सिस्टाइटिस तक हम लोगों ने कर लिया था। सिस्टाइटिस क्या होता है, यहाँ तक सारी की सारी जो बातें थी वो हम लोगों ने एक तरह की पढ़ ली थी। तो आज हम जो एक तरह का जो टेस्ट करेंगे वो कौन कौन से होंगे, और सर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारा जो टॉपिक होगा उसके अंदर है आपका पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, कि पाइलोनेफ्राइटिस क्या है, और इन सारी चीजों को वन बाय वन करके एक तरह का हम डिस्कस करते हैं। देखें, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है बच्चों कि पाइलोनेफ्राइटिस वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर आपकी किडनी की एक तरह की इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब एक लम्हे के लिए कुछ आप समझें कि फॉर एग्जाम्पल अगर तो ब्लैडर की इन्फ्लामेशन थी तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स थे बच्चों, मुझे ये बताइएगा। वो बंदा जिसके अंदर ब्लैडर की इन्फ्लामेशन थी, सिस्टाइटिस था, उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स थे? आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है, बर्निंग मिक्चुरेशन है और डिसयूरिया है, यही थे ना? और साथ का थी एक तरह की सुप्राप्यूबिक पेन थी। क्या थी? एक तरह की सुप्राप्यूबिक पेन थी। अब जब किसी भी इंसान के अंदर, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि किसी भी इंसान के अंदर आप ये देखते हो कि पाइलोनेफ्राइटिस है। पाइलोनेफ्राइटिस वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर आपके किडनी की एक तरह की इन्फ्लामेशन होती है। तो जब किसी भी इंसान के अंदर पाइलोनेफ्राइटिस होगी तो ये फ्रीक्वेंसी भी होगी, अर्जेंसी भी होगी, बर्निंग मिक्चुरेशन भी होगा, डिसयूरिया भी होगा। इसके साथ सिस्टेमिक साइन प्रेजेंट होंगे। क्या होगा? एक तरह का सिस्टेमिक साइन जो होंगे वो एक तरह के प्रेजेंट होंगे बच्चों। इसके अंदर आप क्या देखोगे? वॉइस इशू कर रही है? हेलो, हेलो बच्चों, आवाज क्लियर है? ओके। तो आपने कहना है कि सिस्टेमिक साइन जो होंगे वो होंगे। जब हम सिस्टेमिक साइन की बात करते हैं तो इस सिस्टेमिक साइन के अंदर आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि इसके अंदर आपने कहना है कि डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा हुआ होगा। इसके अंदर बच्चों आपने कहना है कि टेम्परेचर होगा। और इसके अंदर आपने कहना है कि टैकीकार्डिया होगा। ठीक है। और अब जो आपका किडनी पाया जाता है, क्या वो सुप्राप्यूबिक रीजन पर पाया जाता है? नहीं। तो किडनी पाया जाता है आपके फ्लैंक रीजन पर। तो यहां पर आपने कहना है कि फ्लैंक रीजन पर पेन होगी। तो अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, जैसा कि फॉर एग्जांपल a 30-year-old female present to you with complaint of the frequency, urgency, burning, micturition, and dysuria, and also upon examination the temperature of the patient is 102, इस तरह वो बता देते हैं। पल्स ऑफ द पेशेंट इज अ 112। उसके बाद वो कहते हैं कि एंड देयर इज अ टेंडरनेस एट द फ्लैक रीजन, व्हाट इज योर डायग्नोज? तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है पाइलोनेफ्राइटिस। क्या कहना है एक तरह का बच्चों कि ये कौन सा केस है आपके? एक तरह का पाइलोनेफ्राइटिस है। ये आपने कहना होता है। दूसरा, इसके अंदर नोजिया वॉमिटिंग का भी आप देख सकते होते हो, ये आपने कहना होता है। दूसरे नंबर पे आपने ये कहना होता है कि जब अक्यूट हम पाइलोनेफ्राइटिस को दो बेसिकली पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते होते हैं। एक पाइलोनेफ्राइटिस की टाइप होती है जिसको हम कहते हैं अक्यूट, दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं क्रोनिक। अक्यूट वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपने कहना है कि आपके कौन से सेल्स जाते होंगे इंजरी वाली जगह पे। शाबाश बच्चों। अक्यूट इन्फ्लेमेशन इज बिकॉज ऑफ विच टाइप ऑफ द सेल्स? हाँ जी बच्चों, कौन से ऐसे सेल्स हैं? वेरी गुड नजम, आपने कहना न्यूट्रोफिल्स। तो अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस आप किस वजह से देखते हो? नॉट डब्ल्यूबीसी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, आपने कहना न्यूट्रोफिल्स। तो आपने कहना है कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स। तो अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि हाँ, जिस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि फीवर है, टैकीकार्डिया, टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है, मतलब क्या? और उसके बाद आपने कहना है कि पल्स उसकी ज्यादा है, और उसके पेशेंट के फ्लैंक रीजन पर पेन है, बर्निंग मिक्चुरेशन है, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी है, और हम जब देखते हैं तो वहां पर न्यूट्रोफिल्स हैं। क्या? एक तरह का न्यूट्रोफिल्स वहां पे मौजूद है। न्यूट्रोफिल्स हैं जो कि किडनी के इंटरस्टिशियम में मौजूद है। तो आप इसको क्या कहोगे? आपने कहना अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का बेसिकली मतलब होता क्या है? अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस इज द कंडीशन इन विच न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेट रेनल इंटरस्टिशियम। एक तो आपने ये कहना है। उसके बाद आपने क्या कहना है कि इसके अंदर कौन सा हिस्सा आपका इन्वॉल्व होता है? अफेक्ट कॉर्टेक्स। उसके बाद प्रेजेंट विद फीवर, फ्लैंक पेन, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, नोजिया, वॉमिटिंग एंड चिल्स। ओके बच्चों, अब हम जब आगे आते हैं तो आगे आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कि पाइलोनेफ्राइटिस करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस इज आपने कहना इकोलाई। आपका इकोलाई। कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि मोस्ट कॉमन पैथोजन क्या, आपने कहना इकोलाई नंबर वन। नंबर टू, अगर कभी एग्जामिनर ये कहे कि सेक्सुअली एक्टिव कपल के अंदर जो मोस्ट कॉमन पैथोजन होता है वो कौन सा है, फिर भी आपने कहना इकोलाई। अगर ये कहा जाए कि मोस्ट कॉमन सेक्सुअली एक्टिव कपल के अंदर जो पैथोजन पाया जाता है जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन है, तो आपने कहना होता है स्टेफिलोकोकस सेप्रोफेटिकस। सेकंड मोस्ट कॉमन स्टेफिलोकोकस सेप्रोफेटिकस, करेक्ट आंसर। आपने ये नहीं कहना कि सेक्सुअली एक्टिव कपल के अंदर अगर आपका इकोलाई का भी ऑप्शन दिया और स्टेफिलोकोकस सेप्रोफेटिकस का भी ऑप्शन दिया है तो आपने इकोलाई को आपने लगाना है आंसर।
आपने स्टेफिलोकोकस सेप्रोफेटिकस को नहीं लगाना, लेकिन अगर वहां पे ई कोलाई का ऑप्शन नहीं है तो आपने स्टेफिलोकोकस सेप्रोफेटिकस को लगाना है बच्चों। ये आपने याद रखना है और ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं। उसके बाद बच्चों अगर ये कहे कि हाँ जी जनाब अमोनिया सेंट है, तो उसका क्या आंसर होगा? आपने कहना प्रोटियस मिराबिलस। क्या एक तरह का? प्रोटियस मिराबिलस आपने ये कहना है, ये आपको पूछा जाता है। उसके बाद देखो आपको आपने कहना है क्लेब्सिella की वजह से हो सकता है, मल्टीपल और पैथोजन है जिसकी वजह से हो सकता है, लेकिन ये 4-5 जो पैथोजन है ये आपके मोस्ट कॉमन है जो आपको याद आने चाहिए। तो अगर ये पूछा जाए कि पैथोजेंस कौन से, असेंडिंग इन्फ्लेमेशन इज द मोस्ट कॉमन, असेंडिंग यूटीआई इज द मोस्ट कॉमन, ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमन, हिमेटोजेनस स्प्रेड की वजह से भी किडनी को हो सकता है, प्रेजेंट विद डब्ल्यूबीसी इन यूरिन डब्ल्यूबीसी कास्ट। तो बच्चों मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी भी बंदे के अंदर आप देखते हो कि एक पेशेंट है उसके अंदर पाइलोनेफ्राइटिस है, तो उसके अंदर कौन से कास्ट आप देखते हो? कभी कल कल ही हमने पढ़ा था, शाबाश बताइए बच्चों। डब्ल्यूबीसी कास्ट आप देखते थे, शाबाश। डब्ल्यूबीसी कास्ट वी विल सी इन अ पेशेंट ऑफ अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो भाई क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर कौन सा पेशेंट को देखोगे? क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर कौन से कास्ट देखोगे? शाबाश, ये भी क्वेश्चन है। तो आपने कहना है कि वैक्सी कास्ट वी विल सी इन अ पेशेंट ऑफ द क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। एक और क्वेश्चन आता होता है जिसको हम कहते होते हैं कि रेड ब्लड सेल कास्ट, रेड ब्लड सेल कास्ट वी विल सी इन अ पेशेंट ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, कोई भी नेफ्रीटिक सिंड्रोम के अंदर। फैटी कास्ट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आपने ये कहना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आप देख सकते हो बच्चों। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब कि ये कास्ट वाली कंडीशंस क्योंकि ये पूछी जाती हैं और आपको ने ये याद रखनी है बच्चों। मल्टी ग्रेनुलर कास्ट, अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, आपने ये याद रखना है। अब हम आगे मूव करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम कौन सा कास्ट है, डब्ल्यूबीसी कास्ट देखते हैं। हाई इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स क्या है? देखो बच्चों सबसे पहले आपने रिस्क फैक्टर्स की जब ये बात करनी होती है तो आपको ये पता हो कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ना, आप जब हाउस जॉब करोगे तो हाउस जॉब के अंदर आपको बहुत सारे जो पेशेंट होंगे वो ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना वो एक तरह का यूरिन का प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे ये फील होता है। तो आपने क्या करना है? आपने कहना होता है कि क्या आपने कहीं फोली या कैथेटराइज तो नहीं किया हुआ था? तो वो कहता जी जी मैंने किया हुआ था। तो आप पूछते हो कि डॉक्टर्स ने कितने दिन कैथेटराइज करने का कहा था? वो कहता जी मुझे डॉक्टर ने कहा था 7-10 दिन के बाद रिमूव कर लेना, मुझे लेकिन मुझे 15 से 20 दिन हो गए, मैं दोबारा जा नहीं सका डॉक्टर के पास। तो आपने क्या कहना है कि अगर आप किसी भी इंसान को लंबे अरसे तक एक तरह का फोलिस पास करते हो या कैथेटराइजेशन करते हो तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि आपका ये क्या है, फॉरेन पार्टिकल है। तो आपने कहना है एक तरह का कैथेटराइजेशन एक रिस्क फैक्टर है बच्चों, नंबर 1। नंबर 2 आपने क्या कहना है? आपने कहना डायबिटीज मेलाइटिस। क्यों? बैक्टीरिया लव विद ग्लूकोज, शुगर ज्यादा होगी तो बैक्टीरिया वहां पे ज्यादा जाएंगे। ठीक है, आपने ये कहना होता है। दूसरे नंबर पे आपने क्या कहना है? अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर कोई ना कोई एक तरह का रिफ्लेक्स है, यानी कि वजीको यूरिटरी रिफ्लेक्स है, या एक तरह का आपने कहना है यूट्रोपेल्विक रिफ्लेक्स है, यूरिट्रो पेल्विक रिफ्लेक्स है, या यूरिट्रो पेल्विक रिफ्लेक्स है, या वजीको यूरिटरी रिफ्लेक्स है। नंबर 4। नंबर 5 बच्चों अब आपने एक बात करना है कि प्रेगनेंसी के अंदर आपने ये याद रखना है कि आपका यूटीआई हो सकता है। अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि प्रेगनेंसी के अंदर यूटीआई क्यों हो सकता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? शाबाश। हाँ जी। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि आपका प्रेगनेंसी के अंदर क्यों होता चाहिए, तो आपने पता क्या कहना होता है? प्रेगनेंसी के अंदर यूटीआई के चांसेस इस वजह से होते हैं कि जो आपका प्रोजेस्ट्रॉन होता है उसकी जो रिलीज होती है वो ज्यादा होता है। आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो एक तरह का ज्यादा होता है। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन कम नहीं है, ज्यादा होगा। तो जब प्रोजेस्ट्रॉन आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से पता क्या होता है? ये जो यूरिटर है ना, यूरिटर यूरिटर की जो टोन होती है वो कम हो जाती है। यूरिटर की टोन का मतलब है ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट यूरिटर में कम हो जाती है। और भाई जब पेरिस्टालसिस ही नहीं होगी तो इसकी वजह से यूरिन होगा वो नीचे मूव ही नहीं करेगा। जब यूरिन सही तरह मूव नहीं करेगा तो यूरिन एक जगह पे स्टेसिस करवाएगा, जिसकी वजह से आपने क्या कहना है? आपने कहना इन्फेक्शन हो सकती है, यानी कि यूटीआई हो सकता है। और इसके अंदर क्या होता है? आपने कहना होता है कि जो यूट्रस होती है वो यूरिटर को कंप्रेस करती है। मतलब यहाँ पे यूट्रस जो होगी वो यूरिटर को कंप्रेस कर सकती है। तो इस वजह से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो होते हैं वो एक तरह के ज्यादा होते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है, आपने कहना है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो ज्यादा रिलीज होता है, और प्रोजेस्टेरोन आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम करता है, ये यूट्राइन टोन को, यूरिटर की टोन को कम करता होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो देखो बच्चों आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, और एक जो रिस्क फैक्टर वो खुद फीमेल है। फीमेल के अंदर यूटीआई के चांसेस एज कम्पेयर टू मेल ज्यादा होते हैं। उसके अंदर आपने ये बात याद रखनी होती है, क्योंकि फीमेल के अंदर जो यूरिथ्रा होता है वो छोटा होता है। छोटा यूरिथ्रा होने की वजह से जो यूरिन के जो पैथोजन होगा वो जनाब यूरिथ्रा से आपने ये कहना होता है ब्लैडर, ब्लैडर से किडनी की तरफ मूव करता है। इस वजह से ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम असेंडिंग इन्फेक्शन कहते होते हैं। ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपने ये याद करना है। उसके बाद बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है तो क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर तब्दील हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 आपने कहना है पेरीनेफ्रिक अब्सेस बन सकती है, पेरीनेफ्रिक अब्सेस बन सकती है, आपने ये कहना होता है। नंबर 3 आपने कहना होता है कि और क्या है
आपने कहना यूरोसेप्सिस के अंदर पेशेंट जा सकता है, यूरोसेप्सिस के अंदर पेशेंट जा सकता है, ये आपने याद करना। और ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक। तो बच्चों कोई आप में से ऐसा सिंगल बच्चा जिसको नहीं समझ आई कि अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। शाबाश एनीवन। अक्यूट के अंदर आपने कहना है कि अरसे की बात होती है, समझ आ रही है? अरसे की बात है, और इसको ट्रीट किया जाए तो बेहतर है। अगर नहीं ट्रीट करोगे तो इमरजेंसी तो आनी ही आनी है। ठीक है, ये आपने कहना है। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक तरह की पैथोजेनेसिस लिखी हुई है, ये क्या है? अब जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे होता क्या है, आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले असेंडिंग इन्फेक्शन या हेमाटोजेनिक स्प्रेड होता है। बैक्टीरिया कहाँ जाता है? किडनी के पैरेन्काइमा में जाता है। वहां पे आपकी क्या होती है? इंटरस्टिशियम की इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन के अंदर सबसे जो पहले सेल्स आते हैं वो कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल्स। अगर न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं तो कौन सा रिस्पॉन्स है? अक्यूट है। अगर उसके बाद कहता है स्कारिंग इफ रिकरेंट, तो स्कारिंग के अंदर जो रिकरेंट होती है वहां पे कौन सी होती है? आपने कहना वो आपकी एक तरह की क्रोनिक होती है। कौन सी होती है? एक तरह की बच्चों क्रोनिक होती है बच्चों। कॉमन ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? इकोलाई, आपको पता है। डायग्नोज कैसे करेंगे? सिंपल सी बात, आपने ये बात अपने जेहन के अंदर बच्चों रखनी है कि नंबर वन, आपने कहना या तो डब्ल्यूबीसी हम कास्ट देख सकते हैं जो कि मोस्ट स्पेसिफिक होता है। नंबर टू, अब आपको पता होना चाहिए कि जब आपके किसी भी बंदे के अंदर ब्लैडर की इंफेक्शन होती है तो उसके अंदर क्या होता है? आपने कहना है कि उस बंदे के अंदर एक एंजाइम का लेवल बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटिक एस्ट्रेज एंजाइम। क्या होता है? एक तरह का बच्चों ल्यूकोसाइटिक एस्ट्रेज एंजाइम। अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि ल्यूकोसाइटिक एस्ट्रेज एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर करता क्या है, तो आपने कहना होता है कि इस बंदे के अंदर नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स के अंदर तब्दील कर देता है। क्या? एक तरह का नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स के अंदर तब्दील कर देता है। हम बच्चे एक टेस्ट करते होते हैं जिसको हम कहते हैं यूरिन डिपस्टिक टेस्ट, आप भी करोगे। आप सबने ये करना है, ठीक हो गया? तो आप उसके अंदर क्या, या यूरिन एनालिसिस, उसके अंदर आप पता क्या करोगे? ये एक डब्बी इस तरह लोगे, मरीज को कहोगे कि हाँ जी जनाब इस तरह करें कि इस डब्बी के अंदर आपने यूरिन करना है, ठीक है? और फिर उसके बाद आपका आप इसका एनालिसिस करोगे। आप कैसे करोगे? ग्लव्स ग्लव्स पहन के आपको एक स्टिक दी जाएगी, वो स्टिक आपने इसके ऊपर क्या करनी? डिप करनी होती है, ठीक है? इसके अंदर डिप करके उसके बाद आपने किसी पेज के ऊपर रख देनी होती है। अब थोड़ी देर के अंदर आपको वहां पे मिल जाता है कि कौन सी चीज पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। वो आपको स्टिक के ऊपर मुकम्मल तौर पर लिखा होता है, जिसके अंदर ये भी लिखा जाता है कि आपके आरबीसीज हैं, आपके प्रोटीन है, आपके कीटोन्स हैं, कोई पस सेल्स हैं, कोई इन्फेक्शन है, ये वो। तो उसको हम कहते हैं यूरिन डिपस्टिक टेस्ट, आप वो भी करते हो। उसके बाद जब हम इसके अंदर ल्यूकोसाइटिक एस्ट्रेज एंजाइम देख सकते हैं यूरिन एनालिसिस के अंदर, तो वो भी हमें पता लग सकता है। आपने लैब्स के अंदर भेजा यूरिन के अंदर चेक करने के लिए कि क्या क्या है, तो वो लैब वालों ने बताया कि हाँ जी जनाब इसके अंदर नाइट्राइट्स भी हैं, इसके अंदर ल्यूकोसाइटिक एस्ट्रेज एंजाइम पॉजिटिव भी है। तो अगर किसी भी इंसान के अंदर ल्यूकोसाइटिक एस्ट्रेज एंजाइम पॉजिटिव होगा ना, तो वो पाइलोनेफ्राइटिस की निस्बतन आपका सिस्टाइटिस को ज्यादा प्रेफर करेगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, सिस्टेमिक साइन आपके एब्सेंट है, और कहा जाए कि आपका एक तरह का ल्यूकोसाइटिक एस्ट्रेज एंजाइम पॉजिटिव है, तो आपने क्या सोचना है? आपने कहना भाईजान ये आपका अक्यूट सिस्टाइटिस है, सीधी बात, ठीक हो गया? ये आपने इस तरह याद करना है। और उसके बाद बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक आप क्या करते हो, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है? कल्चर। कल्चर के अंदर आपको पता लगता है कि पैथोजन कौन सा है, और उसी पैथोजन की बेस के ऊपर आप मेडिसिन देते हो। बच्चों समझ आ रही कि नहीं आ रही? फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमने कल्चर करते हैं, कल्चर के अंदर हम क्या देखते हैं? हम पैथोजन देखते हैं कि भाईजान ग्राम नेगेटिव है ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा पैथोजन है, फिर उसके मुताबिक हम मेडिसिन देते होते हैं। नंबर वन। नंबर टू, यूरिन डिपस्टिक टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि डिपस्टिक होती है वो जनाब आप यूरिन के अंदर डिप करते हैं और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए रख देते हो। उसके बाद आप देखते हो कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव हैं। एक होता है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस के अंदर आप यूरिन लेते हो और आप लैब के अंदर चेक करते हो। लैब के अंदर आप चेक करते हो, उसके अंदर आपको लैब जो टेक्नीशियन होता है वो बताता है कि एक तरह का इसके यूरिन के अंदर ग्लूकोज है, आरबीसीज है, नहीं है। उसके अंदर वो ये कहेगा कि ल्यूकोसाइटिक एस्ट्रेज एंजाइम भी पॉजिटिव है, नाइट्राइट्स भी पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। और अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। हाँ जी बच्चों। ओके जी। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस वो कंडीशन है जिसके अंदर जनाब बार बार आपका यूरिन जो है वो जाता है, आपकी किडनी को इरिटेट करता है और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको पता है किडनी है, ये यूरिटर है, ये किडनी है, ये यूरिटर, और ये जनाब आपका क्या एक तरह का ब्लैडर है, ठीक है? आपको पता है कि जब ब्लैडर से यूरिन जो है वो यूरिटर के अंदर जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? वेजिको यूरिटर रिफ्लेक्स है। और वो कंडीशन जिसके अंदर जनाब यूरिटर से आपका जो यूरिन होगा वो किडनी के अंदर जाएगा, उसको हम कहते हैं एक तरह का यूरिट्रोपेल्विक रिफ्लेक्स है। तो इस बंदे के अंदर हम क्या देखते हैं? आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, कि इसके अंदर आप बार बार रिफ्लेक्स देखते हो। इसके अंदर आप वजीको यूरिटर रिफ्लेक्स भी देखते हो, वजीको
यूरिटरल रिफ्लेक्स भी देखते हो और इसके अंदर आप यूरिट्रोपेल्विक रिफ्लेक्स भी देखते हो। जब आप इसके अंदर किसी बंदे के अंदर आप यूरिट्रोपेल्विक रिफ्लेक्स देख रहे हो तो सिंपल सी बात है कि यूरिन बार बार जा रहा है। जब यूरिन बार बार जाएगा किडनी को इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपने कहना है कि किडनी के अंदर एक तरह की इन्फ्लामेशन बढ़ती जाएगी और ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर तब्दील हो जाएगा। जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर तब्दील होगा, आपने कहना होता है कि इसके अंदर आपने क्या कहना है, आपने कहना होता है कि इसके अंदर जो आपका स्कार बनना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं कोर्टिको मेडुलरी स्कारिंग होती है, कोर्टिको मेडुलरी स्कारिंग होती है। आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहना होता है कि इसके अंदर ब्लंटेड कैलिक्स होते हैं। कैलिक्स कौन से होते हैं? एक तरह के ब्लंटेड कैलिक्स होते हैं। ठीक हो गया बच्चों? नंबर 2। नंबर 3, आपने ये बात इसके अंदर रखनी होती है बच्चों कि इसके अंदर हम एक तरह का क्या देखते हैं, थायराइडाइजेशन ऑफ किडनी देखते हैं। थायराइडाइजेशन ऑफ किडनी का मतलब पता क्या है बच्चों? देखो, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, थायराइड जैसे होता है ना, जैसे कि हमारा थायराइड ग्लैंड है, तो हम जब किडनी का एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो किडनी के अंदर अगर अजीनोफिल्स हो ना, अजीनोफिल्स अगर किडनी के ऊपर पाए जाएं, ऑन किडनी हो, ठीक है, तो ये ऐसे ही लगते हैं जैसे कि थायराइड हो। बात की समझ आई कि नहीं आई? एक बंदे का थायराइड का आपने सैंपल लिया और एक बंदे के अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन ली, ठीक है, दोनों का आपने सब बायोप्सी को किया, चेक किया, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसा कि ये थायराइड के सेल हो। तो इसको आपने कहना है कि अगर किडनी के अंदर थायराइडाइजेशन ऑफ किडनी आप देखते हो तो इसका मतलब है ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। समझ आई बच्चों कि नहीं आई? और इसको हम कहते हैं अजीनोफिलिक। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही लगते हैं जैसे कि थायराइड के ट्यूब्यूल्स हों बच्चों। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? यहाँ पे आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल, रिजल्ट ऑफ द recurrent inadequate treatment episode the acute pyelonephritis predisposed vesicular reflex the chronic obstructive kidney stone के अंदर भी हो सकता है। आगे पैथोलॉजी क्या होता है? कोर्स आस्मेटिक कोर्टिकोमेडुलरी स्कारिंग हो सकता है, ब्लेंडेड कैलिक्स हो सकता है, ट्यूब्यूल्स कैन कंटेन eosinophilic cast रिजेंबल थायराइड टिश्यूज। ये आपने याद करना है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्राइमेथोप्रीम आप सल्फामेथोक्साजोल देते हो, तो ये आपने याद करना है, ठीक है। अब बच्चों एक बात आपने ये की और उसके बाद हम एक तरह का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए था मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैथोजन विच कॉज द यूटीआई, तो आपने क्या कहना? ई कराए। अगर ये कहा जाए कि आपकी कौन सी इंफेक्शन आप इसमें देखते हैं, असेंडिंग। अगर ये कहा जाए कि एक पेशेंट है जिसके अंदर फ्लैंक पेन है, कोस्टोवर्टिबल एंगल टेंडरनेस, तो इसका क्या डायग्नोज है? आपने कहना पाइलोनेफ्राइटिस। अगर ये कहा जाए कि एक बंदे के यूरिन के अंदर डब्ल्यूबीसी कास्ट है, तो क्या आपने कहना पाइलोनेफ्राइटिस। अगर ये कहा जाए कि एक बंदे के अंदर जनाब आपका कैथेटर है, उसके बाद जनाब डायबिटीज है, प्रेगनेंसी है, यूरिन रोक के रखता है, तो आपने कहना ये रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर ये कहा जाए कि आपका एक तरह का एक पेशेंट है, उसके अंदर आप ये देखते हो कि एक तरह का मास लेक स्ट्रक्चर है फ्लैंक रीजन पे, उसको हाई ग्रेड फीवर है, चिल्स है, टैकीकार्डिया, तो ये क्या? आपने कहना पेरीनेफ्रिक अब्सेस है, कि एक तरह का बच्चों पेरीनेफ्रिक अब्सेस होता है बच्चों। ठीक हो गया बच्चों? और यूरोसेप्सिस आप ये कह सकते हो। और अगर आप ये कहा जाए कि हाँ जी ना थायराइडाइजेशन ऑफ द किडनी है, यानी कि eosinophilic कास्ट है, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि ये आपका क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे देखें, acute pyelo neutrophil infiltration in the interstitium cortex involved glomeruli relatively spared। उसके बाद आपने कहना होता है कि think obstructive or the reflex in recurrent of the chronic diseases। मतलब अगर किसी बंदे के अंदर बार बार आ रहा है तो या तो वो एक तरह का क्रोनिक पाइलो ट्रीटमेंट। बच्चे ट्रीटमेंट शुरू के अंदर हमने ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल दे सकते हैं, यानी कि वैसे तो ना पाकिस्तान के अंदर जो हमने देखा हुआ है कि वो जनाब एक तरह का 500 mg जो होती है वो एक तरह का फ्लोरोक्विनोलिन ग्रुप्स के अंदर से देते हैं। नोविडेट की टैबलेट, सिप्रोफ्लोक्सासिन और लीवोफ्लोक्सासिन, वो इधर से स्टार्ट करते होते हैं, ठीक है, या देते होते हैं। साथ वो देते हैं कि फॉर एग्जांपल सीट्रस सोडा के साशे दे देते होते हैं इस तरह। और अगर कंडीशन ज्यादा है तो फिर ऑक्सीडिन लगाना शुरू कर देते हैं। क्रोनिक में तो वैक्स ही है। हाँ, क्रैनबेरी या सिट्रस सोडा साशे कोई भी। अच्छा जी, अब देखें अजीनोफिलिक कास्ट देखते हैं, ये आपने कहना है। आगे देखो, अ 25-year-old woman present with a fever, flank pain, dysuria and has a pyuria with a WBC cast on the urine. Urine culture grows E. coli, what is most likely diagnosed? तो क्या होगा बच्चों? पाइलोनेफ्राइटिस। कौन सा? अक्यूट। ठीक है बच्चों, अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। आगे देखें, a patient with recurrent pyelonephritis has a asymmetric scarring kidney with blunted calyx and a xenophilic cast in the tubule resembling the thyroid tissue. What is more finding called? तो आपने क्या कहना है? थायराइडाइजेशन ऑफ द किडनी। ठीक होगा बच्चों? ये आपने कहना क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस के अंदर हम देखते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट और होता है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, हम दोबारा बुक की तरफ जाते हैं, वहां पे मैं आपको बताता हूँ। वो एक ट्यूमर की तरह का हो जाता है, वो भी मैं बताता हूँ कि ये है क्या। अच्छा बच्चों, अब दो से तीन चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। पहले नंबर पे, जैसा कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो मेरे ख्याल में हमने सारी पढ़ ली हैं। इनमें से कोई एक सिंगल चीज भी ऐसी नहीं है जो यहाँ पे लिखी हो और हमने ना पढ़ी हो। ठीक हो गया?
तकरीबन सारी की सारी क्लियर है। यहाँ पे ये सारा कुछ अगर आप रीड करोगे तो वही है। सिस्टाइटिस के अंदर भी वही है, ल्यूकोसाइटिक स्ट्रेस पॉजिटिव है, नाइट्राइट्स पॉजिटिव है, स्टीराइल पाईयूरिया जो भी है। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब ये ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल। एक और बात आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है, अगर कोई बंदा आपके पास आता है ना जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टम देखते हो जो कि आपका डिसयूरिया है, पेशेंट कहता है मैं यूरिन करता हूँ मुझे बहुत सीवियर दर्द होती है, ठीक है, बहुत सीवियर दर्द होती है, और जब यूरिन कल्चर करते हो तो यूरिन कल्चर के अंदर कुछ भी नहीं आता, क्या था एक तरह का कुछ भी नहीं आता, तो आपने कहना है कि इस कंडीशन को हम यूरिथ्राइटिस कहते होते हैं। यूरिथ्राइटिस आपने कहना है कि मोस्ट कॉमनली मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की हिस्ट्री के साथ आती है, ठीक है, और ये कल्चर के अंदर जो नेगेटिव है उसको हम कहते हैं नजेरिया गनोरिया या क्लामीडिया, नजेरिया गनोरिया या क्लामीडिया, ये आपने याद करना है। उसके अंदर जो यूरिन आएगा उसके अंदर किसी तरह का क्या होगा, आपने कहना है कि कोई भी एक तरह का, आपने कहना है कि पैथोजन जो होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन पेशेंट को यूरिन करते बहुत कंप्लेन पेन होगी और वो ये कहेगा कि उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, और उसके अंदर आपने ये बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है, और ये इंतहाई एक तरह का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखें कि क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये आपका पॉइंट मैंने नहीं करवाया था, यहाँ पे एक तरह का ये ऐड में करवा देता हूं, तो क्या है, लेबोरेटरी ल्यूकोसाइटिक स्ट्रेस पॉजिटिव, नाइट्राइट्स पॉजिटिव, स्टीराइल पायूरिया विद नेगेटिव यूरिन कल्चर वुड सजेस्ट यूरिथ्राइटिस बाय नेजेरिया गनोरिया एंड क्लामीडिया ट्रोकोमाटस। ठीक हो गया बच्चों, आगे हम जाते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या था। यहाँ पे इस सेशन के अंदर इस 2026 के अंदर यहाँ पे एक बात नहीं लिखी हुई, हम आते हैं 2023 के अंदर, वहां पे लिखा हुआ है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस का, ये देखो जी। हमारे कोई टॉपिक्स रहते तो नहीं है ना, मतलब वैसे तो हम साथ साथ सारे ही कर रहे हैं कवर। अच्छा बच्चों, अब देखें यहाँ पे आपने क्या कहना है, ज़ैंथोग्रानुलोमेटोसिस पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है। आपने कहना होता है कि एक तरह का कभी भी किसी भी बंदे के अंदर, अब आप देखते हो कि एक इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन हुई, उसकी वजह से यूटीआई हुआ, ठीक है, और इस यूटीआई की वजह से आप क्या देखते हो, आपने कहना है कि यूटीआई की वजह से, आपने कहना है कि जो पैथोजन यूटीआई करवाता है उसका नाम होता है प्रोटियस मिराबिलस, क्या होता है एक तरह का प्रोटियस मिराबिलस। तो आपने कहा कि हाँ जी जनाब एक पैथोजन होता है जिसका नाम प्रोटियस मिराबिलस होता है जो आपकी बॉडी के अंदर यूटीआई करवाता है, और इसकी वजह से क्या होगा, आपने कहना है कि प्रोटियस मिराबिलस की वजह से बंदे को एक तरह की किडनी की इन्फ्लामेशन होगी। अब जैसे ही किडनी की इन्फ्लामेशन होगी बच्चों, तो ये जनाब आपकी इन्फ्लामेशन क्या करवाती है, ये इन्फ्लामेशन वहां पे ग्रेनुलोमेटोसिस फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देती है, कि एक तरह का ग्रेन्युलोमा बनाना शुरू कर देती है। अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि ग्रेन्युलोमा कंसिस्ट किस पे होता है, बच्चों ग्रेन्युलोमा इज अ मिक्सचर ऑफ योर मैक्रोफेजिस, एपिथेलियोइड हिस्टियोसाइट्स, फिब्रोब्लास्ट, इन सब का होता है। ठीक हो गया, आपने कहना होता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का मैक्रोफेजिस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद आपने कहना हिस्टोसाइट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते होते हैं, उसके बाद आपने ये कहना होता है कि आपके एक तरह के फिब्रोब्लास्ट लेम्फोसाइट्स ये सारे का सारे एक जगह पे इकट्ठे होकर एक तरह का ये बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई ना कोई ट्यूमर है, देखने में ऐसा लगता है, ठीक है, और जब देखने में हमें कोई ऐसा लगे जैसा कि कोई ना कोई ट्यूमर है, तो इसकी जो शेप बनती है उसको हम कहते हैं ऑरेंज नड्यूल्स, क्या कहते हैं एक तरह का ऑरेंज नड्यूल्स। तो आप ये कहते हो कि एक बंदे को हुआ यूटीआई, वो पैथोजन जो यूटीआई करवा रहा है उस पैथोजन का नाम प्रोटियस मिराबिलस है, ठीक है, उस इन्फेक्शन की वजह से बंदे के अंदर आप क्या देखते हो कि ग्रेन्युलोमा बन गया, और ग्रेन्युलोमा की वजह से आपने देखा कि उसके अंदर एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर है, और इस पूरे के पूरे का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं ज़ैंथोग्रानुलोमेटोसिस पाइलोनेफ्राइटिस। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, ज़ैंथो ग्रेन्युलोमेटोसिस पाइलोनेफ्राइटिस।
नेफ्राइटिस। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखें बच्चों, रेयरली ग्रोस ऑरेंज नड्यूल्स दैट कैन मिमिक ट्यूमर नड्यूल्स। तो मैंने क्या कहा है, ऑरेंज की तरह की लगती है, जो कि ऐसा लगता है जैसे का कोई ना कोई ट्यूमर हो। कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड किडनी डैमेज ड्यू टू ग्रेनुलोमाटोसिस टिश्यू कंटेनिंग फोमी मैक्रोफेजेस एसोसिएटेड विद प्रोटियस इन्फेक्शन। तो मैंने क्या कहा था कि एक प्रोटियस इन्फेक्शन होती है जो कि आपकी किडनी की इन्फ्लेमेशन करवाती है, बार बार इन्फ्लेमेशन करवाती रहेगी, जिसकी वजह से ग्रेनुलोमा बनता है, जिसकी वजह से आपने कहना है कि ये ज़ैंथोग्रामेटोसिस जो होता है ये आप कहते हो। और दूसरा, आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी होती है कि इसका क्या होता है, आपने कहना होता है कि ये येलो ब्राउन ट्यूमर के साथ एसोसिएट करती होती है। और जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें लगता है कि ये ट्यूमर है, लेकिन हकीकत में ये ट्यूमर नहीं होती। तो इसको हम कहते होते हैं कि ज़ैंथोग्रामेटोसिस पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं बच्चों। यहाँ तक कोई ऐसा सिंगल बच्चा जिसको नहीं समझ बंदा क्वेश्चन पूछ ले, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। जी बच्चों क्लियर है, शाबाश। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम जो मूव करने लगे हैं वो है आपका अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। यार एक बात आपने ना अपने जहन के अंदर रखनी है कि अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट ने कोई ना कोई मेडिसिन ली थी, या उस पेशेंट को कोई ना कोई एक तरह का, मोस्टली वो यही कहेगा कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो, उसने ना सर कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडर सिस्टाइटिस में भी नहीं 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 नहीं। अच्छा बच्चों, अगर कभी भी फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जिसके अंदर एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास आया, उसके अंदर आपने क्या की, उसने कोई ना कोई एक तरह की मेडिसिन ली, ठीक है। आपने कहना कोई ना कोई एक तरह की मेडिसिन ली, एक मेडिसिन की हिस्ट्री आई, नंबर टू, उसके बाद वो ये कहे कि मेडिसिन लेने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर रैश बन गए, क्या हो गया, एक तरह का रैश हो गए। नंबर थ्री, वो क्या कहे, वो ये कहे कि उसको फीवर हो गया, फीवर, रैश, उसके बाद वो ये कहे कि कोस्टोवर्टिबल एंगल टेंडरनेस हो गई, ठीक है बच्चों। उसके बाद वो ये कहे कि उसके यूरिन के अंदर अजीनोफिल्स आ गया, यूरिन के अंदर का वो एक तरह का अजीनोफिल्स या डब्ल्यूबीसी भी कह सकते हैं, लेम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ कह सकते हैं, ठीक है। अजीनोफिलिक कास्ट आपने देखा। उसके बाद वो ये कहे कि उसके अंदर ये हिमाचूरिया है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है। तो बच्चों अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहता है ना कि आपके पास एक पेशेंट आता है, जिस पेशेंट के अंदर आपने ये देखा कि उसने मेडिसिन ली और मेडिसिन लेने के फौरन बाद जिस्म के ऊपर धब्बे बनना शुरू हो गए हैं, उसके बाद कोस्टोवर्टिबल एंगल के ऊपर टेंडरनेस है, यूरिन के अंदर अजीनोफिल्स कास्ट है, ठीक है, और आपने आंखें बंद करके ये कहना है कि ये वाला जो पेशेंट है वो अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का, कि एक तरह का एआई यानी कि अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का होता है बच्चों। तो अब आपने ये देखना है कि होता क्या इसमें। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा है, आल्सो कॉल्ड ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, acute interstitial renal inflammation characterized by edema and infiltration of the renal interstitium often occur after administration of the drug। तो मैंने आपको पहले बताया कि ड्रग के बाद, less commonly due to the cause of the systemic infection or the inflammatory disease associated with the fever, rash, pyuria, hematuria, costovertebral angle tenderness, may be asymptomatic, lab sterile pyuria, WBC in the urine without आपने कहना है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसमें क्या होगा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो होती नहीं है, लेकिन डब्ल्यूबीसी आपके यूरिन के अंदर आ रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि आपने कहना होता है कि ये ड्रग की वजह से, ठीक है। उसके बाद मे काज विद फ्लैंक पेन। तो यहाँ पे देखो कि कौन कौन सी ड्रग्स करवा सकती है, इनको आपने रट्टा लगाना, लेकिन सबसे टॉप ऑफ द मोस्ट जो रट्टा लगाना वो डायूरेटिक्स है। तो आपने कहना डायूरेटिक्स के साथ हो सकता है रेफेम्पिन, एंटीबायोटिक की वजह से, पीपीआई, एनसेड, सल्फा ड्रग्स, इनकी वजह से क्या होगा, आपने कहना acute interstitial nephritis हो सकता है बच्चों। These drugs are the common causes of acute interstitial nephritis। Remember, drain to the thing to the possible offending agent। Always review medication the stop द offending drug if suspected। मतलब कि अगर आपको लगता है कि किसी तरह कोई ना कोई ऐसा सीन हुआ है किसी ड्रग की वजह से, तो ड्रग रोक देनी, ना कि आपने वो देते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों है क्या, ड्रग एक्ट एज एन हेप्टिन बाइंड टू द ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो आपने कहना कि जो आपने ड्रग दी है वो ऐसे हेप्टिन के तौर पर काम करती है, जो कि ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपने कहना कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है वो एक्टिव होता है। इसकी वजह से आपने कहना इंटरस्टिशियल एडिमा हो सकता है, और आपका जीएफआर जो होता है एक तरह का कम हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देखें,
यूरिन एनालिसिस स्टीराइल पाईयूरिया डब्ल्यूबीसी कास्ट यूरिया पाईयूरिया है, मतलब कि यूरिन बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। लैब्स के अंदर आप क्या देखते हो, क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा होता है, eosinophils में भी प्रेजेंट, किडनी बायोप्सी इंटरस्टिशियल एडिमा विद इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट्स लिम्फोसाइट eosinophil एंड प्लाज्मा सेल, यूरिन कल्चर क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब ये है कि अगर किसी भी बंदे के अंदर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस आपने देखनी है तो ड्रग की वजह से होती है, नंबर वन। फीवर, रैश, पाईयूरिया, और उसके बाद आपने कहना हिमाचूरिया और जीनोफिलिक कास्ट देखते होते हैं। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, पोस्टोवर्टिबल एंगर टेंडरनेस, सिराय पाईयूरिया, डब्ल्यूबीसी कास्ट इन द यूरिन, स्टॉप द फेंडिंग ड्रग, acute nephritis is the leading cause of the acute kidney injury, एंसर आर द कॉमन कल्प्रेट। उसके बाद आपने कहना होता है स्टीरॉयल पायूरिया इज द हॉल मार्क इन द इंजरी। उसके बाद एल्डरली रिकॉग्निशन ऑफ द स्टॉपिंग द ड्रग इज द रिकवरी। अब आप देखें आगे क्या, अ 45-year-old फीमेल developed fever and sterile pyuria 1 week after starting an PPI, मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या होगा बच्चों, आपने कहना है कि acute interstitial nephritis। तो PPI लेने के बाद acute interstitial nephritis हो सकता है, एलर्जिक रैश और ये सारा कुछ करवा सकता है बच्चों। आगे, a patient present with a flank pain, rash, sterile pyuria and high creatinine after taking ibuprofen for 1 week, what is most likely diagnosed? तो क्या ये भी आपका acute interstitial nephritis है। तो आपने ये याद रखना है कि कोई भी ऐसा पेशेंट जिसके जिस्म के ऊपर रैशेज हो और उसके ऊपर वो ये कहा जाए कि इन्फ्लेमेशन हुई है, तो आपने कहना है वो एक तरह का क्या है, आपने कहना है कि रैश वगैरह है और ये सारा का सारा कंडीशन है, तो आपने कहना है कि एक तरह का डब्ल्यूबीसी वहां पे है, 5 साल नहीं है, तो आपने कहना क्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है। ठीक है बच्चों, अब हम टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है आप लोगों को एक तरह का आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चों, शाबाश अनिवार्य। अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, जिस वजह से ये हो रही है, ड्रग को रोक दो। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, अब बच्चों हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के अंदर 2 से 3 बातें आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। आपने ये कहना होता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये होता है कि ये वो कंडीशन होती है जब किसी बंदे के ना यूरिन जो लीक हो रहा हो और उसके कंट्रोल में ना हो। ठीक है, इनवॉलंटरी जो होता है ना, वो एक तरह का यूरिन का जो लीकेज होता है उसको हम कहते हैं यूरिन, कहते हैं। आपने ये कहना होता है। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, आपने कहना होता है कि इसके अंदर 3 मेन टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, एक को हम कहते हैं अर्जेंस इनकॉन्टिनेंस, और एक को हम कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। अब आपको ने ये याद करना है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होगा कि अब देखो, स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर। जब ब्लैडर के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। अब आपने समझना है कि ब्लैडर के ऊपर प्रेशर कब बढ़ सकता है। सिंपल सी बात है, जब इंसान कफ करता है तब प्रेशर बढ़ सकता है। नंबर टू, एक बंदा जो ओबीस है उसके अंदर प्रेशर बढ़ता, आपने कहना है कि ब्लैडर के ऊपर ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तब हो सकता है। आपने कहना होता है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ऐसा है जिसको कॉन्स्टिपेशन है, वो जनाब स्टूल पास करते हुए तब हो सकता है। नंबर फोर, लाफिंग के दौरान हो सकता है, जब बंदा हंसता है। उसके बाद जिम के अंदर जब वजन उठाता है, अगर आपने कहना होता है वेट लिफ्टिंग करता है तो उसके दौरान हो सकता है। ठीक है, स्नीजिंग के दौरान हो सकता है। मतलब ये सारे के सारा जो पॉइंट होता है वहां पे क्या होता है, आपने कहना होता है कि प्रेशर पड़ता है। जब यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से आपने कहना है कि इसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो यूरिन होता है वो लीक होता है। अब एक बात अपने जहन के अंदर रखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल ब्लैडर के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और यूरिन लीक हो रहा है, तो उसकी जो मेन वजह वो क्या है, वो भाई यहाँ पे जो स्फिंक्टर है वो आपका, आपने कहना होता है कि वो एक तरह का सही तरह कंट्रोल में नहीं है। तो स्फिंक्टर जो होता है वो जनाब आपने कहना होता है कि हाइपर मोबाइल होता है, कहता है एक तरह का हाइपर मोबिलिटी ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर होती है। आपने कहना है कि यूरिथ्रल हाइपर मोबिलिटी होती है, यानी कि ये जनाब आपका स्फिंक्टर जो होता है वो जनाब आपका मोबाइल होता है, जिसकी वजह से यूरिन के जो ड्रॉप्स होते हैं वो लीक होते हैं। ठीक हो गया। अब बंदा कफ करता है, प्रेशर यहाँ पे पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से यूरिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप जो वो लीक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है वो एक तरह का, आपने कहना है कि वो क्लोज नहीं होता। ठीक होगा, ये आपने याद करना होता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि इसकी जो एसोसिएशन होगी वो किसके साथ होती है, ओबेसिटी के साथ, प्रेगनेंसी के साथ, वेजाइनल डिलीवरी के साथ, प्रोस्टेट सर्जरी के साथ। मतलब कि ये भी आपको एसोसिएट कर सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, कीगल एक्सरसाइज करवाते होते हैं भाई इनको हम लोग, यानी कि जिस बंदे के अंदर भी ये सारा कुछ हो उनको हम कीगल एक्सरसाइज करवाते हैं, या फिर उनको हम कहते हैं कि वजन अपना कम करो, और पेसरीज रखने का कहते हैं। पेसरीज क्या होती है कि यहाँ पे जनाब आपने कहना होता है कि एक तरह का ब्लैडर को, एक तरह का आपने कहना है कि प्रेशर को कम करने के लिए इसका हम क्या करते हैं कि स्पोर्ट देते हैं। ये एक स्पोर्ट सिस्टम होता है, और ये स्लिंग सर्जरी आप कहते होते हैं। बिल्कुल, पेसरीज आपका एक स्लिंग सर्जरी होती है जो कि जनाब आपको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो प्रेशर होगा वो एक तरह का कम हो सकता है। ये आपने याद करना है। तो देखो बच्चों, आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा, आपने ये कहना है कि एक तरह का
हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है जिसके अंदर कहते हैं कि प्यूबोकोक्सीजियस मसल जो होते हैं वो आपने स्ट्रॉन्ग करने होते हैं जब आप कीगल एक्सरसाइज करते हो उसके दौरान आपके आपने कहना है पीसी मसल या प्यूबोकोक्सीजियस जो मसल होते हैं वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी तरह से एक और है, ये आपने याद करना है। ठीक हो गया, ये आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको जैसा कि मैं बताया कौन कौन से क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। रिस्क फैक्टर तो आपको पता ही है कि रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कि हाइपर मोबिलिटी, ये सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन इनके साथ जो बाकी चीजें आपने याद करनी है वो क्या है, बाकी चीजें जो आपने याद करनी है, यूरिथ्रल हाइपर मोबिलिटी आपने लाजमी याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर यूरिथ्रल हाइपर मोबिलिटी का मेंशन करके भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक होगा बच्चों कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर एक कॉज जो होता है वो यूरिथ्रल हाइपर मोबिलिटी है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, कीगल एक्सरसाइज लाजमी याद करना है, अगर उससे नहीं होगा तो वेट कम करना पड़ेगा, अगर उससे नहीं होगा तो पेस्ट्रीज रखनी पड़ेंगी। ठीक होगा बच्चों, ये आपने याद करना है। अच्छा जी, आगे हम डिस्कस करते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। अर्ज का मतलब क्या है, विश। अब मेरी बात को बच्चों थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जस्ट इमेजिन करें अगर किसी बंदे को यूटीआई हुआ हो तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अर्जेंसी होती है। अर्जेंसी का मतलब क्या है, और फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखें ये पर्सन ए है, पर्सन ए जनाब एक तरह का रेस्ट रूम में गया, रेस्ट रूम में जाके इसने यूरिन किया, उसके बाद आके अभी बैठा ही है, 5 मिनट नहीं हुए और 5 मिनट के बाद दोबारा फिर उसको विश पैदा होती है कि यार मुझे यूरिन करना है। ठीक हो गया, ये दोबारा फिर करने गया, उसके बाद दोबारा फिर आगे बैठा, फिर इसके अंदर विश पैदा हुई कि यार मुझे यूरिन करना है, फिर दोबारा गया, फिर आगे बैठा, फिर ऐसे ही ये दोबारा आना जाना जो इसका लगा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, अर्जेंसी कहते हैं। और इसके अंदर जो इसका दिल करता है कि मुझे यूरिन आया है, उसको हम अर्ज कहते हैं, जो इसको उठा के कहता है ये यूरिन करने जाओ। ठीक हो गया, और ये जो आपका एक तरह का कितनी दफा ये यूरिन करता है उसको हम क्या कहते हैं, आपने कहना फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कितनी दफा। ठीक हो गया, इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या, ओवर एक्टिव ब्लैडर है। ओवर एक्टिव ब्लैडर के अंदर होता क्या बच्चों, आपने ये याद करना है कि यूरिन के अंदर इतना ही सिर्फ अभी ब्लैडर फुल है ना, तो जनाब आपका ब्लैडर फिर आपका एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। जब आपका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, बंदा कहता है अभी तो मैं यूरिन करके आया हूँ यार, तो उसके बाद क्या है, वो थोड़ा सा फील होता है, फिर ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं। ये हम किसमें देखते हैं, यूटीआई के अंदर देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो आपने याद रखना होता है वो आप किसमें देखते होते हैं, आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, ये हम किसमें देखते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों दफा मैंने एग्जाम के अंदर देखा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को आप ये देखते होते हो। और इन दोनों कंडीशंस के अंदर क्या होता है बच्चों, आपने कहना होता है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, कहते हैं का ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है बच्चों, ये आपने याद करना है। तो देखिए बच्चों, आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, अर्जेंसी के अंदर क्या होता है, डिट्रोजल मसल्स ओवर एक्टिव होते हैं, लीकेज विद द अर्ज टू वॉइड इमीडिएटली। इसमें पता है क्या होता है, एग्जामिनर क्या कहता है कि बनता है उसने जनाब इतना का यूरिन कंट्रोल किया है, आपका रेस्ट रूम के पास जाता है, उससे पहले ही उसके कुछ ड्रॉप्स निकल जाते हैं, वो इस तरह कहता है, तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो आपने कहना वो ओवर एक्टिव ब्लैडर है। ठीक हो गया, ये अब यूटीआई के अंदर हो सकता है ब्लैडर इरिटेशन फ्रॉम यूटीआई, उसके बाद स्टोन ट्यूमर पेल्विक रेडिएशन। ये पेल्विक रेडिएशन ट्यूमर स्टोन ये इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका ये है, और साथ आप लिख लो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये इंतहा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अंदर भी क्या रिकमेंड करेंगे, इसके अंदर ओवर एक्टिव ब्लैडर है ना बच्चों। ठीक हो गया, तो आपने क्या कहना, ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो मेरी एक बात आप लोगों ने जहन के अंदर रखनी होती है, अगर किसी भी बंदे के अंदर जो ब्लैडर जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कैसे करता है बच्चों, आपने ये बात इस तरह याद रखनी है कि यहाँ पे ना आपने कहना है कि आपके ब्लैडर के अंदर ना कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं M3 रिसेप्टर्स। कौन से तरह के, M3 रिसेप्टर्स। M3 रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम मस्करीनिक रिसेप्टर्स कहते हैं। यहाँ पे एक और रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं बीटा 3 रिसेप्टर। इसको बीटा 3 रिसेप्टर जो होते हैं इसको हम कहते हैं बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बंदे को यूरिन आएगा। ठीक हो गया, और बीटा 3 रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि ब्लैडर को रिलैक्स करवाते हैं। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान के अंदर ब्लैडर ओवर एक्टिव है तो हम कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग देंगे और कौन से रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग देंगे, शाबाश मुझे ये तो बताइएगा। अगर एक इंसान है उसके अंदर ब्लैडर बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उसके अंदर हम कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग देंगे, आपने कहना M3 को ब्लॉक करने वाली ड्रग देंगे और उसके बाद बीटा 3 को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग देंगे। अब वो मेडिसिन जो बीटा 3 को स्टिमुलेट करती होती है उस मेडिसिन का नाम होता है मीरा बीग्रोन, एक तरह का बच्चों मीरा बीग्रोन। और उसके बाद जो बीटा M3 को ब्लॉक करती होती है उस मेडिसिन का नाम होता है ऑक्सीब्यूटानिन। ऑक्सीब्यूटानिन का याद करने का जो बेहतरीन तरीका होता है वो क्या होता है, आपने कहना होता है ओ से ऑक्सी, ओ से ओवर एक्टिव ब्लैडर। ठीक हो गया, आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, ओ से ऑक्सी और ओ से ओवर एक्टिव ब्लैडर। आपने इस तरह याद करना है, जिसको हम कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते होते हैं। और मोस्ट कॉमनली अर्ज इनकॉन्टिनेंस जिसमें देखते हैं यूटीआई होगा और दूसरा कौन सा होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट होता है बच्चों। ठीक है, ये आपने याद करना है। तो यहाँ पे देखें बच्चों,
कीगल एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर, ब्लैडर ट्रेनिंग है, ये सारा कुछ तो हो गया। एंटी मस्करिनिक, ऑक्सीब्यूटानिन, ओवर एक्टिव ब्लैडर, बीटा 3 एड्रेनलिन, मीरा बिग्रोन, उसके बाद वीबा बिग्रोन, उसके बाद बुटालिन टॉक्सिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब आगे, और आगे देखते हैं कि आपका ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। देखो बच्चों, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा। अब एक लम्हे के लिए कुछ आप समझें कि ब्लैडर तो तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा ना जब डिट्रोजर मसल को कोई ना कोई सेंसेशन मिलेगी, क्योंकि ब्लैडर के जो मसल्स होते हैं उन मसल्स का नाम होता है डिट्रोजर्स मसल्स, ठीक है। अगर डिट्रोजर्स मसल्स जो हैं उनको मैसेज मिल ही नहीं रहा तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर आप क्या देखोगे, जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता तो इसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि जो यूरिन होता है वो ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता जाता है। जब आपका यूरिन आपके ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता जाता है तो इसके नतीजे में आप ये देखते हो कि ब्लैडर जो होता है वो जनाब आपका बहुत ज्यादा साइज में बढ़ जाता है। और जैसे ही ब्लैडर आपका साइज में बढ़ता होता है तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं कि ये ओवर एक्टिव, आपका एक तरह का ओवर फ्लो इनकॉन्टिनेंस है। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्लो है वो बढ़ चुका है, ओवर डिस्टेंडेड पोजीशन में ये जा चुका है। अब यूरिन के जो ड्रॉप्स होंगे वो एक तरह के लीक होंगे। तो इस तरह के आपका फॉर एग्जांपल कंडीशन जिसके अंदर ब्लैडर की कंट्रैक्शन जो है वो ना हो सके, ब्लैडर जो है वो जनाब आपकी एक तरह की डिस्टेंडेड पोजीशन में हो, ब्लैडर की जो कंट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो एक तरह की कम हो, तो आपका यूरिन का जो एक एक दो दो जो ड्रॉप्स हैं वो एक तरह के लीक हो, तो इस कंडीशन को हमने कहना होता है कि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं बच्चों। अब एक बात आपने देखनी है कि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस किस में देखते हैं, डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं उसमें ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। दूसरी बात अपने जेहन के अंदर रखें कि मन्ना के ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, माना के ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो अगर कि फॉर एग्जांपल आपके यूरिथ्रा के अंदर प्रॉब्लम हो जाए। अब देखें बच्चों, यूरिथ्रा के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, यूरिथ्रा के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको बीपीएच है, बनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, तो यूरिथ्रा के अंदर ही अगर रकावट है तो क्या यूरिन बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। एक बात। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसकी वजह से यहाँ पे कोई कैंसर हो जाए, ठीक है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया है, उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से भी यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर आपने सबसे ज्यादा याद करना है तो वर्जिन कॉन्टिनेंस में करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने कहना होता है कि ये जनाब आपके एक तरह का करवा सकता है। तो इसका इलाज क्या है? दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि हो सकता है कि यहाँ नहीं, आपको जो प्रॉब्लम वो यहाँ पे आपने कहना है यूरिथ्रा पे हो, ठीक हो गया। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि एक तरह का मतलब बनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को जिसकी वजह से जनाब आपका यूरिन ऊपर जा रहा हो, ठीक है, या प्रोस्टेट का कैंसर हो। तो आपने इसका इलाज कैसे करना है बच्चों? सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि अंडरलाइन कॉज को देखोगे, अंडर ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, सिंपल। अगर कोई डिजीज है, ट्रीट द डिजीज। अगर फॉर एग्जांपल कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, बीपीएच है, आपने क्या कहना है? आपने कहना होता है कि इसके अंदर हम क्या देंगे, आपने कहना होता है कि अल्फा ब्लॉकर हम ड्रग्स देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा ब्लॉकर जो ड्रग्स होती हैं वो रिलैक्स करती होती हैं। आपने काम करते एक तरह की अल्फा ब्लॉकर जो ड्रग्स होती हैं वो एक तरह की रिलैक्स करती ही हैं। टेम्सोल्यूसिन के नाम से टेम्सोल 0.6 आपने कहना है कि 4 mg के नाम से पाकिस्तान के अंदर दी जाती है, वो पेशेंट जिनको बीपीएच हो, ठीक है, टेम्सोल्यूसिन के नाम से। उसके बाद आपका क्या दे सकते हो बच्चों? आपने कहना है कि ब्लैडर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी इंसान के अंदर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो हम कोई ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जो कि ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। अब वो मेडिसिन जो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है उसका नाम क्या है? आपने कहना बी से ब्लैडर, बी से बेथनिकोल, ठीक है। मतलब कि आपने कहना है बी से, आपने कहना है बेथनिकोल। तो आपने याद करना है कि ब्लैडर जो होता है इसके अंदर आपने कहना है कि बेथनिकोल की मेडिसिन देते हैं जो कि ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं बच्चों, ये आपने याद करना है। और बी से क्या होता है? बाथ, मतलब कि इंसान बाथ, मतलब इस तरह याद करो, बाथ में जा रहे हो तो क्या है, मतलब आपने कहना है कि हाँ जी जनाब उसका लिंक आपका इसके साथ है, ठीक है। फैजान अपना माइक यार या म्यूट कर लो प्लीज, ठीक है। आपकी आवाज आ रही है फैजान। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा है, इनकम्प्लीट एम्पटिंग डिट्रोजल अंडर एक्टिव होते हैं और आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। लीक विद ओवर फिलिंग हाई पोस्ट, और इसमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट, इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, वो क्या? अब आप खुद सोचो, एक बंदा ऐसा है, ये नॉर्मल पर्सन है, इसका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लैडर जो होगा वो खाली होगा कि नहीं होगा मुकम्मल तौर पे? यहाँ पे पर्सन वो है जिसके अंदर ब्लैडर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इसने यूरिन किया तो क्या इसका यूरिन ब्लैडर पूरा खाली होगा? नहीं। इसके अंदर आपने कहना कि पोस्ट रेजिडुअल जो वॉल्यूम होता है ना, पोस्ट वर्डल रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है, यूरिन करने के बाद का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है। और यही एग्जामिनर का एक तरह का क्वेश्चन पॉइंट होता है, वो पूछता होता है
कि पोस्ट वॉइडल रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो आपका क्या है, अगर तो वो आपका ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, आपने कहना अगर पोस्ट वॉइडल रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जनाब आपके एक तरह का ओवर डिस्टेंडेड पोजीशन में है। ठीक हो गया। आपने ये याद करना है, वो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है बच्चों, ये आपने ये कहना होता है। तो देखो बच्चों, इनकम्प्लीट एम्पटिंग, डिट्रोजल अंडर एक्टिव और आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, लीक विद overflowing high post water residual volume of the catheterization। सर रिपीट कर बच्चे, अली मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदा ऐसा है जिस बंदे के ब्लैडर के अंदर ये जनाब आपने क्या एक तरह का उसको कहा आपका पानी पी लो, उसको हम ये कहते थे मरीज को कि अच्छे वाला पानी पियो। अब आपने पानी उसने पिया, ठीक है। अब आपने देखा कि उसका अल्ट्रा आपने यूरिन करवाया उससे, उसको यूरिन आया, यूरिन करने के बाद आपने उसका दोबारा टेस्ट किया। तो जैसे उसको यूरिन आया तो उसके बाद जो उसका ब्लैडर है वो तो एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, या कम होना चाहिए फ्लूइड। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यूरिन करने के बाद फिर भी आपके ब्लैडर के अंदर यूरिन है, तो इस तरह का जो वॉल्यूम होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ आ रही कि नहीं आई? उसको हम कहते हैं पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, एक तरह का पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा होता है बच्चों, किसके अंदर, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, क्योंकि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना हो रहा, मसला ये। बच्चों क्लियर है? ओके जी, ये आपने याद करना है। ओके, अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या। उसके बाद क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन ड्यू टू ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, बीपीएच, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ये कॉज हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मेडिकेशन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आपने देनी है। आपको पता है कि कौन सी, आपने कहना बेथनिकोल, ठीक हो गया। कैथेटराइजेशन, अल्फा ब्लॉकर आप दे सकते हो, ये मेडिसिन आप दे सकते हैं जिससे फायदा होता है बच्चों। तो बच्चों स्ट्रेस किसके साथ होता है, लीक विद इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर, अर्जेंसी, ओवर एक्टिव, ओवरफ्लो जो होता है वो रिटेंशन होता है। मिक्स के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस और अर्जेंसी के फीचर्स दोनों आते हैं। और बीपीएच आपको पता है कि न्यूरोजेनिक ब्लडर होगा, यूटीआई वगैरह, कफ स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव क्या होगा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, रेयरली अक्कर ड्यूरिंग स्लीप। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, हाई पोस्ट वॉइडल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, आपने कहना थिंक ओवरफ्लो। सर इसमें अगर इनिशियल ट्रीटमेंट तो आ जाए तो कैथेटराइजेशन होगी। इनिशियल का ट्रीटमेंट का ये नहीं होता कि आप अगर तो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पेशेंट आए जिसके अंदर आप ईआर के अंदर हो, ठीक है, और उसको यूरिन के ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो आप कैथेटराइजेशन की तरफ जाते हो, ठीक है। लेकिन बाकी जो होता है वो आप एक तरह का, आपने ये कहना है क्योंकि ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को रोकना होता है। तो जब ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को रोकना है तो आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते होते हो। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप सॉरी आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसमें ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, सॉरी नॉट अ कॉन्ट्रैक्शन को रोकना, इसमें ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, तो हमने ऐसी मेडिसिन देनी होती है जो कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करे। और वो मेडिसिन जो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करवाती है उसको मस्करीनिक एगोनिस्ट ड्रग्स कहा जाता है, जिसके अंदर बेथनिकोल आती होती है, ठीक है, ये आपने कहना होता है। अब 45-year-old विद leak urine when she laughs or lift heavy objects, yeah, होगा stress incontinence. A 72-year-old man with BPH complain of the dribbling after voiding and feels like a bladder does not empty completely. Post voidal residual volume is 250 ml. Most likely diagnosed क्या है, आपने क्या कहना है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ठीक होगा बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। आ जाओ बच्चों आगे, और आगे देखते हैं कि आगे क्या acute tubular necrosis क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है आप लोगों का अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगा, एक बार उसकी रीजन मैं बता दूंगा। अभी मैं जो आपको टॉपिक करवाऊंगा वो होगा आपका एक तरह का एकेआई, एक्यूट किडनी इंजरी क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपने ये कहना होता है कि अक्यूट किडनी इंजरी वो कंडीशन होती है जिसके अंदर किसी भी इंसान का जो किडनी होता है वो एक तरह का फेल हो जाता है। लेकिन हमको ये समझना है कि किसी भी इंसान का भाई किडनी फेल होता क्यों है, ठीक है। अगर हम ये देखते हैं, और अगर किसी इंसान का किडनी फेल हो तो अचानक हो, अचानक ठीक हो गया, मतलब कि आपने कहना है अचानक का मतलब ये होता है कि एकदम कुछ दिनों में। इसके अंदर एक ही में पता कौन से पेशेंट जाते हैं, जैसा कि एक पेशेंट ऐसा है जो कि सेप्सिस में है और हाइपोवोल्यूमिया की वजह से एकेआई हो गया। प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल बहुत ज्यादा एकेआई में जाती हैं, डिलीवरी से पहले बहुत ज्यादा फीमेल एकेआई में जाती होती हैं, ठीक है। तो आपने कहना है हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, बिल्कुल। अब
आपने कहना होता है कि इसको हम कहते हैं कि अगर कुछ दिन हुए और उसके बाद किडनी डैमेज होता है तो हम क्या कहते हैं, एक तरह का AKI कहते हैं। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर बॉडी के अंदर ब्लड ही कम है, हाइपोवोल्यूमिया है, तो आपका AKI हो सकता है। कार्डिक फेलियर है तो AKI हो सकता है, क्योंकि हार्ट पंप ही नहीं ना कर रहा। अगर एक बंदे का हार्ट पंप ही नहीं कर रहा तो भाई सिंपल सी बात है कि उसको AKI होगा। बात की समझ आई बच्चों की नहीं आई? दूसरे नंबर पे आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के अंदर लीवर सिरोसिस है, उसकी वजह से AKI हो जाता है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि अगर कोई बंदा ऐसा है जिस बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि कोई किडनी की डिजीजेज है, मतलब कि नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो गया, उसके बाद आपने कहना होता है कि इस तरह वाली है, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब AKI हो गया। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब मुख्तलिफ इसकी वजूहत होती हैं। सिंपल अल्फाज के अंदर आपने ये कहना होता है कि AKI वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका किडनी जो है वो डैमेज होता है, और उसको डैमेज होने में कुछ दिन लगे। उस कंडीशन को हम अक्यूट किडनी इंजरी कहते होते हैं। जब भी आपने अक्यूट किडनी इंजरी के बारे में देखना है, आपने कहना इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, 3। जब आप 3 टाइप्स की बात करते हो तो सबसे पहली जो टाइप होती है उसको बोलते हैं प्री रेनल एजोटीमिया। प्री रेनल एजोटीमिया का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम बिफोर किडनी, मतलब कि किडनी से पहले का प्रॉब्लम है। तो बच्चों, अगर किडनी से पहले का प्रॉब्लम है तो कहाँ का प्रॉब्लम हो सकता है? अगर एक बंदा है जिसका हार्ट जो है वो पंप ही नहीं कर रहा, एक पेशेंट जिसका हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा, उसका हार्ट पंप करेगा नहीं, तो ब्लड किडनी को मिल ही नहीं रहा, तो ये क्या ही हो गया। एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर जनाब आपने कहा कि हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उस बंदे की बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम रह गया, तो उसकी वजह से हाइपोवोल्यूमिया हो गया, कि एक तरह का हाइपोवोल्यूमिया हो गया, तो ये क्या ही हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल आप खुद देखो कि एक बंदे के अंदर ना बच्चों, अब आपने कहना है कि लीवर से एक प्रोटीन पैदा होती है जिसका नाम होता है अल्ब्यूमिन, और वो प्रोटीन आपने ये कहना है कि आपके इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड को आपकी ब्लड वेसल के अंदर डालती है। तो अगर किसी बंदे के अंदर आप देखो कि लीवर सिरोसिस हो गया है, तो क्या इंटरस्टिशियल स्पेस से आपका फ्लूइड आपकी ब्लड वेसल के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपने कहना होता है कि आपका ब्लड हाइपोवोल्यूमिया हो जाएगा, ये बात। उसके बाद आपने कहना है कि लीवर सिरोसिस की वजह से आपने कहना होता है कि आपका असाइटिस हो जाता है पोर्टोसिस्टेमिक शंट की वजह से। उसकी वजह से जनाब आप एक देख सकते हो। बात की समझ आ रही बच्चों की नहीं आ रही? उसके बाद आपने ये कहना होता है कि अगर किसी बंदे के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, उसकी वजह से आप AKI देख सकते हो। तो ये वाला जो AKI वाला कॉज है वो है प्री रेनल। प्री रेनल का मतलब है किडनी से पहले। वो लीवर हो सकता है, वो हार्ट हो सकता है, वो हाइपोवोल्यूमिया हो सकता है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। तो यहाँ पे देखें बच्चों कि क्या है, ब्लड वॉल्यूम, हाइपोवोल्यूमिया, कार्डिक फेलियर, आउटपुट कम है, सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम है, ये। उसके बाद आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि जब किसी भी इंसान के अंदर आप ये देखते होते हो कि आपका एक तरह का किडनी को जो ब्लड है वो कम मिल रहा है, जिसकी वजह से हम इसको प्री रेनल एजोटीमिया कहते होते हैं, तो क्या होगा? आपने कहना है कि आपका जो किडनी का जो ब्लड का फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है। जब किडनी का ब्लड का फ्लो कम होता है तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं बच्चों कि आपका रेनल ब्लड फ्लो जो होगा वो एक तरह का कम हो गया। एक मिनट। अच्छा जी, तो अब आपने ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल कि इसके अंदर क्या होगा कि बच्चों, आपने कहना होता है कि एक बंदे का किडनी हाइपोवोल्यूमिया है, तो अब आप देखो कि ग्लोमेरुलस को जो ब्लड मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा बच्चों? कम मिलेगा। जब आपका कम मिलेगा तो रेनल ब्लड फ्लो कम हो गया। उसके बाद GFR जो है वो एक तरह का कम हो गया, तो आपने कहना GFR भी क्या होगा, एक तरह का कम होगा। तो इसके नतीजे में जब GFR आपका कम होगा बच्चों, तो एक बात अपने जहन के अंदर रख लें, जब आपका GFR कम होगा तो अब क्या होगा, आपके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। जब बच्चों, जब आपके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, तो ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि साथ आपके यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन भी होती है। किसकी? आपके यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन भी होती है। अब जैसे आपके यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कहना है कि यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन होगी, तो जब यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन होगी, एक बंदा ऐसा है उसके अंदर आपने यहाँ पे क्या देखा कि यूरिया और क्रेट का लेवल चेक किया, ठीक हो गया, दोनों का लेवल इतना था 20-20, आप ये समझो, ठीक है। लेकिन जब ये आगे जाता है तो यूरिया रीअब्सॉर्ब होता जाता है, जैसे यूरिया रीअब्सॉर्ब हो जाता था तो अब यूरिया और क्रेट की रेशो निकालोगे तो क्या 20-20 आएगी? आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि यूरिया की रेशो आपको आपकी कम आ गई है। क्यों? क्योंकि वो जनाब, अब यहाँ पे किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने कहना है कि यूरिया जो होता है वो अब आपके एक तरह का रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो इस वजह से यूरिया जो है वो एक तरह का कम है।
तो आपने कहना है कि यूरिया क्रेट की रेशियो क्या होगी आपकी 20 से कम आएगी, क्या एक तरह की 20 से कम आएगी बच्चों। बात की समझ आई कि नहीं है? मैं दोबारा वरना बता देता हूँ। देखो बच्चों मैं दोबारा बताता हूँ, देखें मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उसके अंदर आपने ये देखा कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेट की रेशियो है, सॉरी ब्लड यूरिया नाइट्रो ब्लड के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेट की रेशियो है। आपने ये कहना है कि जस्ट इमेजिन करें कि नॉर्मल पर्सन के अंदर 20 होती है, ठीक है, कितनी एक तरह की 20 होती है। बच्चे मेरी बात सुनो एक बार शांत, 20 होती है, ठीक हो गया। अब आपने ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये बच्चों आपने कहना है कि आपकी ग्लोमेरुलस है, ठीक हो गया, यहाँ से फ्लूइड फिल्टर हुआ। अब आपने कहना है कि यूरिया इस तरह का आपका सब्सटेंस होता है जो कि आपका रीअब्सॉर्ब हो सकता है। बच्चों जब यूरिया रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो अब यूरिया का लेवल आपके नॉर्मल वैल्यू से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब यूरिया का लेवल ब्लड के अंदर, जब यूरिया का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा और क्रेट के ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आपका आंसर 20 आएगा? नहीं, मोर देन 20 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है जो अभी मैंने बताया, ठीक है। सॉरी वो पहले मैंने मिस्टेक मतलब कि जल्दी में बता दिया था। तो आपने कहना है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेट की जो रेशियो होगी वो क्या होगी? एक तरह की मोर देन 20 होगी। ये बात आपने अपने जेहन के अंदर रखी, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों पता क्या कहना होता है आपने? अब देखो यहाँ पे ना प्री रेनल आपकी एजोटीमिया के अंदर जो आपकी एपिथेलियल होती है ना वो बिल्कुल सही काम करती है। तो जब आपकी एपिथेलियल सही तरह काम करती है तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल इंसान के अंदर जो सोडियम होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1% आपका एक्सक्रीट होता है। तो भाई आपने ये कहना है कि इसकी जो एपिथेलियम है वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे कि नॉर्मल इंसान की करती है। तो इसके अंदर भी जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन जो सोडियम होगा वो कितना होगा? आपने कहना लेस देन 1% होगा, लेस देन 1% होगा बच्चों। बात की समझ आ गई बच्चों की नहीं आई? तो आपने कहना है कि क्या होता है एक तरह का लेस देन 1% होता है। तभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? आपने ये कहना होता है बच्चों कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आया जिस पेशेंट के अंदर आप प्री रेनल एजोटीमिया देखते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका किडनी का एक तरह का एपिथेलियल जो है वो एक तरह की खराब, आपने कहना है कि वो सही है, यहाँ पे ठीक है किडनी। अगर ये एपिथेलियल ठीक है तो आपने क्या कहना है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपने ये पहले नंबर पे ये बात करनी है कि यहाँ पे यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है। जब यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और जो क्रेट की जो रेशियो होती है बच्चों वो मोर देन 20 है। पहली बात आपने ये कहनी है। नंबर 2 आपने ये कहना होता है कि यहाँ से क्या होता है कि सोडियम, फिर आपको पता है कि आपकी बॉडी से एक तरह का रीअब्सॉर्ब होता है। और अब देखो जब सोडियम आपकी बॉडी से रीअब्सॉर्ब होता है तो कितना सोडियम आपके यूरिन के अंदर जाता है? लेस देन 1%, लेस देन 1% यूरिन जाता होता है। नंबर 3 आपने बच्चों ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक तरह का मतलब कि फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम हम ये कह रहे हैं, जो आपका फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम का एक तरह का लेस देन 1% होती है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। अब एपिथेलियल सही तरह काम कर रही है। जब आपकी एपिथेलियल सही तरह काम कर रही है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी कि नहीं होगी? जो यहाँ पे वाटर पड़ा हुआ है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी कि नहीं होगी? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। आपका सारे का सारा जो वाटर होगा वो यूरिन के अंदर आपके ब्लड के अंदर जाएगा। जब वाटर आपका ब्लड के अंदर जाएगा तो यूरिन जो होगा, जो यूरिन है यहाँ पे, जो यूरिन है वहां पे जो वाटर होगा वो ज्यादा या कम रह जाएगा? यूरिन के अंदर जो, अब वो सोल्यूशन जिस सोल्यूशन के अंदर जो वाटर है वो यूरिन के अंदर कम रह जाए, इस सोल्यूशन को आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हो या हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हो? तो आपने कहना आप इसको हाइपर ओस्मोलर या हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे, इस वजह से इसके अंदर जो ओस्मोलरिटी होती है वो 500 मिली ओस्मोल से ज्यादा होती है बच्चों। ये आपने याद करना है बच्चों। समझ आइए कि नहीं है? शाबाश। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन। ओके। तो हमने क्या देखा बच्चों कि इसके अंदर क्या होगा? आपने कहना है कि हाइपोवोल्यूमिया होता है, ये सारा कुछ तो हो गया। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो मोर देन 500 मिली ऑस्मोल होती है। यूरिन के अंदर जो सोडियम जाता है वो कितना जाता है? आपने कहना है, क्योंकि आपने कहना है कि वो लेस देन, आपने कहना 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जाता है और फ्रैक्शनल ऑक्सीजन सोडियम जो होती है वो 1% से कम होती है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेट की रेशियो जो होती है वो मोर देन 20 होती है। और उसके बाद आपने कहना है कि ये रिवर्सिबल कॉज होता है, आप फ्लूइड वगैरह दो तो बंदा ठीक हो सकता है बच्चों। इसके बाद दूसरी जो बात आप लोगों ने अपने जेहन के अंदर रखनी है ना कि एक होता है इंट्रिंसिक रेनल फेलियर। इंट्रिंसिक रेनल फेलियर के अंदर बच्चों जो आपने याद रखना है कि वो क्या हो सकता है? आपने कहना कि 3 तरह के डिजीज आप देख सकते हो, या तो ट्यूबुलर इंटरस्टिशियम की डिजीज होगी, या फिर आपके ग्लोमेरुलस की डिजीज हो गई, या फिर आपकी वस्कुलर डिजीज होगी। ये आपकी 3 तरह की डिजीज, यानी कि किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, किडनी के अंदर प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, अगर ये किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक हो गया, तो इसके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं?
acute tubular necrosis, acute interstitial nephritis, acute glomerulonephritis, vasculitis, acute interstitial nephritis, बिल्कुल। तो ये आपके सारे के सारे होते हैं जो कि इंट्रिंसिक रीनल फेलियर करवाते हैं। मेरा अब आप लोग, क्या इसके अंदर किडनी की अपनी एपिथेलियल ठीक रहेगी बच्चों? शाबाश, ये बताइएगा। क्या इसके अंदर किडनी की अपनी एपिथेलियल ठीक रहेगी? आपने कहना है कि इसके अंदर किडनी की अपनी एपिथेलियल ठीक है, नहीं रहेगी। जब इसके अंदर किडनी की अपनी एपिथेलियल ठीक नहीं रहेगी तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे? आपने कहना है कि सारा आपका उसके ऑपोजिट होगा, देखेंगे। अब मुझे ये बताओ, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और जो क्रेट की रेशियो होगी वो मोर देन 20 होगी या लेस देन 20 होगी? शाबाश, ये बताइएगा। आपने कहना लेस देन 20 होगी, नंबर वन। नंबर टू, जो बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है वो क्या है? नंबर टू बच्चों, आपने ये कहना होता है कि इस पेशेंट के अंदर अब ये जो यूरिया होगा उसकी एक्सक्रीशन आपने क्या कहनी है? क्योंकि पहले तो यूरिया आपका सोडियम जो होता था, सॉरी, वो रीअब्सॉर्ब होता था। अब जो सोडियम होगा वो रीअब्सॉर्ब होगा नहीं, तो सोडियम कहाँ जाएगा? यूरिन के अंदर जाएगा। जब सोडियम आपका यूरिन के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? आपने कहना है कि फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम मोर देन 2% लिखा होता है, यानी कि आपका ज्यादा से ज्यादा सोडियम आपका यूरिन के अंदर जाता है, एक। और मोर देन 20 मिली इक्वलेंट से आपका सोडियम जो है वो ज्यादा जाता है। उसके बाद आप मुझे आपने ये बताना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी कंडीशन जब आपकी एपिथेलियल सही तरह काम नहीं कर रही, तो आपका जो वाटर होगा वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। जब आपका वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो यही जो वाटर होगा वो यूरिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाएगा। जब आपका वाटर आपका एक तरह का यूरिन के अंदर जाएगा तो यूरिन की ओस्मोलैरिटी अब कम होगी, ज्यादा होगी? आपने कहना ज्यादा होगी, हाइपो ओस्मोलर आपका यूरिन होगा। तो आपने कहना यूरिन की जो ओस्मोलैरिटी होती है वो आपकी 350 मिली ओस्मोल से कम होती है बच्चों। ये बात आपने अपने जेहन के अंदर रखनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियम को देखा, अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, वास्कुलाइटिस, ये सारा कुछ। In acute tubular necrosis, patchy necrosis, debris obstruct the blood flow, backflow of the fluid और GFR। इसमें पता होगा कहते हैं कि होता क्या है यार? वैसे ये हमारा जो मेन चीज है वो है acute tubular necrosis का, लेकिन इसके अंदर वो ये कहते हैं कि अगर ये आपका एक किडनी का आपका एपिथेलियल है ना, इसके अंदर ये होता है कि आपकी किडनी की एपिथेलियल डैमेज होती है या स्लफ्ट ऑफ होती हैं, और ये सारी यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, यहाँ पे इकट्ठी होती हैं। ठीक हो गया? तो जब यहाँ पे इकट्ठी हुई होंगी तो आपने कहना है कि जब ऊपर से यूरिन जो होगा वो एक तरह का सही तरह फिल्टर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने कहना है कि जीएफआर को वो कम कर देती होती हैं, और जिसकी वजह से यूरिया और क्रेट का जो लेवल होता है वो आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों कि आपने क्या कहना होता है, एक तरह का डेब्रिस ऑब्स्ट्रक्शन ट्यूब्यूल्स। डेब्रिस क्या होता है? आपका ट्यूब्यूल्स के अंदर रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जीएफआर का तो एक तरह का ज्यादा होता है। अब देखिए, एक कंडीशन है पोस्ट रेनल एजोटीमिया। बच्चे, पोस्ट रेनल एजोटीमिया का मतलब क्या है? कि किडनी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, किडनी के बाद का प्रॉब्लम है। अब आपको पता है ये किडनी है, तो किडनी ये है, ये है, उसके बाद यूरिटर है, और भाई ब्लैडर है, यूरिथ्रा है। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर यूरिटर के अंदर स्टोन है, ब्लैडर के अंदर स्टोन है, ब्लैडर कैंसर है, बनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, या फिर एक तरह का रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस है कि आपके कीमो की वजह से, तो मुझे ये बताओ कि इन सब कंडीशंस के अंदर आपका जो फ्लूइड होगा वो बैकफ्लो मारेगा कि नहीं मिला मारेगा? आपने कहना कि इन सब कंडीशन के अंदर आपका जो फ्लूइड होगा वो बैकफ्लो मारेगा। जब आपका फ्लूइड बैकफ्लो मारेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके किडनी के अंदर फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब आप किडनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होगा तो इसकी वजह से आपके किडनी की इन्फ्लामेशन होगी, और इस कंडीशन को हम क्या कहते होते हैं? एक तरह का पोस्ट रेनल एजोटीमिया। अब एक बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है कि पोस्ट रेनल एजोटीमिया की जब आप बात करते हो तो जीएफआर आपका ज्यादा होगा, कम होगा? शाबाश बच्चों। जीएफआर क्या होगा भाई? आगे रुकावट है तो जीएफआर आपका कम हुआ। पोस्ट आपका रेनल एजोटीमिया के अंदर कौन सा ऐसा प्रेशर होता है जो कि बढ़ा हुआ होता है? शाबाश बच्चों। पोस्ट रेनल एजोटीमिया के अंदर कौन सी ऐसी फोर्स होती है जिसका प्रेशर बढ़ा हुआ होता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि कौन सा? आपने कहना होता है कि आपका बोमेन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कौन सा? एक तरह का बोमेन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये आपका करेक्ट आंसर होता है, और ये हमने पढ़ाया भी होगा। अब इसके अंदर बच्चों पता है आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि इसके अंदर जो कॉज होता है वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है? आपने कहना है कि स्टार्ट के अंदर क्या होता है? आपने कहना है कि नॉर्मल वाला फील होता है, और आपने कहना है कि लेट में क्या होता है? आपने कहना है कि एपिथेलियल आपकी डैमेज हो जाती है। तो जब अर्ली के अंदर जब आपकी एपिथेलियल ठीक रहती है तो उसके अंदर आप क्या देखोगे? मुझे ये बताओ, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेट की जो रेशियो होगी वो मोर देन 20 होगी कि नहीं होगी? शाबाश, मोर देन 20 होगी। उसके बाद आपने कहना है कि फ्रैक्शन एक्सट्रीशन सोडियम जो होगा वो लेस देन 1% होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद मुझे आपने ये बताना है कि आपका जो यूरिन होगा वो हाइपर ओस्मोलर होगा कि नहीं होगा? 500 मिली ओस्मोल से ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे।
लेकिन उसके बाद आपने क्या कहना है कि लेट के अंदर क्या होगा, आपने कहना है कि लेट के अंदर ये होगा कि आपका जो फ्रैक्शनल एक्सीशन सोडियम वो मोर देन 2% भी हो जाएगा। उसके बाद आपने कहना है कि आपकी यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो 350 मिली ऑस्मोल भी हो जाएगी। फ्रैक्शनल एक्सीशन सोडियम लेस देन 1% ही हो जाएगा। मतलब ये आपने सारे का सारा याद करना है बच्चों, ठीक हो गया। आपने कहा मोर देन 2%, सॉरी ना, लेस देन मोर देन 2% हो जाएगा। तो आपने क्या कहना होता है कि इसके अंदर हम दोनों तरह की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। क्या मतलब, पहले आपकी प्री रेनल वाली भी है और दूसरी भी। ये देखें बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा, वेरीज वेरीज वेरीज। इस वेरीज का मतलब क्या है, इस वेरीज का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं, ठीक हो गया बच्चों। ये दोनों देखते हैं चीजें। स्टोन्स बीपीएच बनाइन % न्यूट्रल, उसके बाद प्रेशर इन ट्यूब्यूल ज्यादा होगा, जीएफआर आपका कम होगा, ठीक होगा बच्चों, ये आपने याद करना है। एक ही आई के तीनों कॉजेज में किसी तरह का कोई मसला। ओके जी, अब आ जाओ जनाब आगे। इंट्रिंसिक में काम होगा। किस वक्त आप किसी पेशेंट के अंदर डायलिसिस करोगे? नंबर वन, जब उसकी पीएच कम होगी 7.1 तक। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हाइपरक्लीमिया देखेंगे, आपने कहना इंटॉक्सिकेशन देखेंगे, फ्लूइड ओवरलोड देखेंगे और यूरीमिया देखेंगे। यानी कि उस पेशेंट के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल भी बढ़ा हुआ है। उसके अंदर जनाब आपने देखा कि पीएच भी कम है। उसके अंदर आपने ये देखा कि हाँ जी जनाब, सीरम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो पोटाशियम है वो हाइपरक्लीमिक है। आपने ये देखा कि हाँ जी जनाब, इस पेशेंट के अंदर का यूरीमिया के अंदर है। आपने ये सारा फ्लूइड ओवरलोड के अंदर है। तो इस वक्त आपने क्या करनी है, एक तरह का आपने डायलिसिस का कहना होता है, ठीक हो गया। बाकी स्टेजिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, और भी हजारों चीजें जो के आती हैं बच्चों। अब देखें बच्चों, आगे क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल कभी भी एग्जामिनर ये कहे ना कि आपके पास एक पेशेंट आया, उस पेशेंट के यूरिन के अंदर ना आपको कहे कि ग्रास हिमाचूरिया है। ग्रास हिमाचूरिया वो होता है जो कि हमें एक तरह का महसूस हो सकता है। आपने कहना ये मैक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया। ग्रास हिमाचूरिया या मैक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया वो हिमाचूरिया होता है जो हमें महसूस हो सकता है। तो आपने कहना है कि इसको हम कहते हैं रेनल पेपिलरी नेक्रोसिस कहते होते हैं। और ये जो रेनल पेपिलरी नेक्रोसिस जो होता है ये हम किस में देखते हैं? आपने कहना होता है कि रेनल पेपिलरी नेक्रोसिस हम देखते होते हैं सिकल सेल डिजीज में। अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि एक पेशेंट है, सिकल सेल है, ग्रॉस हिमाचूरिया है, तो ये क्या, आपने कहना रेनल पेपिलरी नेक्रोसिस है। आंखें बंद करके आपने ये कहना है कि एक तरह का रेनल पेपिलरी स्लफिंग ऑफ द नेक्रोटिक रेनल पेपिला ग्रॉस हिमाचूरिया में बी ट्रिगर ऑफ द रीसेंट इन्फेक्शन ऑफ द इम्यून स्टिमुलेंट। ये आपने याद करना होता है, ठीक है। सिकल सेल डिजीज के साथ एसोसिएट सिकल सेल पायोनेफ्राइटिस एनाल्जेसिक एंसर। उसके बाद आपने कहना है कि इसके साथ ये एसोसिएट करता है बच्चों, ठीक है। आगे देखो, आगे अब आपने कहना होता है कि अगर किसी भी बंदे के अंदर आपका एक तरह का डीआईसी हुआ, ठीक है, आपने कहना एक तरह का ग्रॉस हिमाचूरिया, आपने पहला आंसर ये लगाना है, अक्यूट पेपिलरी नेक्रोसिस। अगर आपके पास एक पेशेंट आया जिसके अंदर आप ये देखते हो कि उसके अंदर आप क्या देखते हैं कि एक तरह का कोर्टेक्स जो है उसके अंदर आपने कहा कि ब्लड की सप्लाई कम देख रहे हो, और जो कॉजेज है वो क्या एक तरह की आप देखते हो कि उसके अंदर प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकती है, या फिर एक तरह का सेप्टिक शॉक हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिफ्यूज कोर्टिकल नेक्रोसिस। एग्जाम के अंदर आता नहीं है, याद ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, आपने ये कहना होता है। बाकी दोनों चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। आ जाओ बच्चों रेनल फेलियर की तरफ, कि रेनल फेलियर क्या होता है। रेनल फेलियर की तरफ जाने से पहले हम सिर्फ 2 मिनट बातें शातें कर लें। अच्छा जी, यार रेनल फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर हम क्या देखते होते हैं, आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल एक लंबे अरसे से किडनी का प्रॉब्लम बना हुआ है और उसके बाद किडनी अपना काम करना छोड़ जाए, तो आपने कहना उसको हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज कहते होते हैं। सबसे पहले आपको मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान के अंदर जब हम ये देखते होते हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज की जब हम बात करते हैं, तो उस पेशेंट के अंदर जो सीकेडी होता है जिसको हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है, इस पेशेंट के अंदर सीकेडी वाला जो पेशेंट होगा
इसके अंदर अगर आप ये देखो तो किडनी का काम क्या होता है, आपने कहना है कि हर इंसान के अंदर किडनी का ये काम होता है कि आपका एक तरह का यूरिन फिल्टर करना, और ये करना एक तरह का यूरिन बनाना। और यूरिन के अंदर यूरिया और जो करेक्ट होता है, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, इनको जनाब एक तरह का रिलीज करना। अब आप खुद सोचें कि अगर किसी भी इंसान के अंदर आप सीकेडी देखते हो, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज देखते हो, तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, आपने ये कहना है कि जब आप सीकेडी का पेशेंट आपके पास आएगा तो इस पेशेंट के अंदर आपका जो फिल्ट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि जीएफआर जो होगा वो एक तरह का कम हो जाएगा। जब आपका जीएफआर कम होगा तो यूरिया और क्रेट आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि यूरिया और क्रेट आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एजोटीमिया। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, एजोटीमिया कहते हैं। तो सबसे पहले आपने कहना होता है कि वो कंडीशन जिसके अंदर आपका किडनी जो है वो एक तरह का सही तरह फिल्टर ना कर पाए, और जब फिल्टर नहीं कर पाएगा तो जो यूरिन होगा या यूरिया और करेक्ट होगा वो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन को हम एजोटीमिया कहते हैं, और ये कंडीशन हम कहते हैं कि ये रेनल फेलियर की कंडीशन है, नंबर वन। नंबर टू, आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर होगा क्या, आपने ये कहना है कि इस पेशेंट के अंदर आपको एक तो ये बात होगी, नंबर टू बच्चों कि इस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो, आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल कि जैसे ही ये 2 से 3 चीज़ें आप देखते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज़ क्या होगा सीकेडी का, एक ये बात लिख लो, हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कहना है कि मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ सीकेडी, मोस्ट कॉमन ऑफ सीकेडी क्या होता है, आपने कहना है कि एक तरह का ब्लड ग्लूकोज, यानी कि आपने कहना है डायबिटीज मेलाइटस होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन क्या होता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, कोई ना कोई ग्लोमेरुलर डिजीजेस हो सकती हैं जो कि ये करवा सकती हैं बच्चों। अब जब किसी भी इंसान के अंदर आप ये देखते हो कि जो फ्लूइड है वो आपके एक तरह का बच्चों फिल्टर नहीं हो रहा, यूरिया जो है वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यूरिया और क्रेट का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ हम देखेंगे, नंबर वन। नंबर टू, मुझे ये बताएं कि जब फ्लूइड फिल्टर नहीं होगा तो यही फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा रहेगा, तो सोडियम और जो वाटर होगा वो आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब ये सोडियम और वाटर जो होगा वो आपका फिल्टर नहीं हो रहा और ये आपके बॉडी के अंदर इसकी रिटेंशन हो रही है, तो इसकी वजह से हम इसके अंदर क्या देखते हैं, हाइपरटेंशन देखते हैं। तो आपने कहना नंबर टू, आप इसके अंदर हाइपरटेंशन देखते होते हो। तीसरे नंबर पे आपने ये बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी होती है कि इस पेशेंट की बॉडी के अंदर, आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब कभी भी कोई भी ऐसा इंसान है जिसको ऑक्सीजन की कमी होती है टिश्यू को, तो टिश्यू को जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपके किडनी से एक हार्मोन पैदा होता है, उसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आपकी बोन मैरो को मैसेज देता है और आपकी बोन मैरो को कहता है कि आपकी आरबीसीज की प्रोडक्शन करें। अब एक लम्हे के लिए समझें, अगर आपका किडनी डैमेज हो गया तो क्या बच्चों आपका एरिथ्रोपोइटिन पैदा होगा, शाबाश बच्चों ये बताइएगा। तो आपने कहना है कि एरिथ्रोपोइटिन जो होगा वो आपका पैदा नहीं होगा। एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली जो पैदा होता था वो कहाँ से होता था, आपने क्या कहना है। हाँ जी बच्चों, आपके प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल्स होते थे, उनका नाम क्या होता था जहां से ये पैरा होता, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि ये आप आपका एरिथ्रोपोइटिन पैदा नहीं होगा। जब आपका एरिथ्रोपोइटिन पैदा नहीं होगा तो उसके नतीजे में आपकी बोन मैरो को मैसेज जाएगा नहीं, जब बोन मैरो को मैसेज जाएगा नहीं तो आपकी आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होगी, जब आपके आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होगी तो इसकी वजह से हम नॉर्मोब्लास्टिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया देखते हैं बच्चों। तो आपने ये कहना होता है कि इसको आपने कहना है कि एक तरह का नॉर्मोब्लास्टिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया देखते होते हैं। ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है एक। दूसरी बात जो आपने अपने जहन के अंदर रखनी है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका किडनी है बच्चों, ठीक है, और किडनी के अंदर जब आपको ये पता होना चाहिए कि एक तरह का और कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं। दूसरी चीज जो किडनी के अंदर आप देखते होते हो बच्चों वो ये है कि एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन एक तरह का एक हार्मोन होता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है कि वो सोडियम को ब्लड के अंदर लेके जाता है, पोटाशियम और एच प्लस को आपकी बॉडी से बाहर निकालता है। अब देखें जब किडनी ही खराब हुआ पड़ा है तो क्या एल्डोस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी के ऊपर काम करेगा, शाबाश ये बताइएगा। तो आपने कहना है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी के ऊपर काम नहीं करता, जिसकी वजह से सोडियम आपके ब्लड के अंदर नहीं जाता, ये फिल्टर वाला है, ठीक हो गया। और पोटाशियम और एच प्लस आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलता। जब पोटाशियम और एच प्लस आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलता तो पोटाशियम का लेवल आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम हाइपरकलीमिया देखते होते हैं। और दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि हम एच प्लस का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा देखते हैं, जिस कंडीशन की वजह से हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखते होते हैं। ये चीजें दोनों देखने को मिलती हैं, यानी कि हाइपरकलीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये दोनों देखने को मिलती हैं। आपने कहना है कि जो पेशेंट जिस पेशेंट के अंदर भी आएगा, आपने कहना है कि हम क्या देखेंगे, कितना का आपने कहना है कि हाइपरकलीमिया, पोटाशियम का लेवल बढ़ा होगा,
उसके बाद आपने कहना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलती है, नंबर 2। उसके बाद आपने ये कहना है हाइपरटेंशन देखने को मिलती है सोडियम और वाटर को ज्यादा होने की वजह से। नंबर 4 आपने ये कहना होता है बच्चों के ये पेशेंट जिसके अंदर आप सीकेडी देखते हो तो यूरिया और क्रेट का जो लेवल होता है वो आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आप इसको एजोटीमिया कहते होते हैं बच्चों, ये देखते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों कि आपका जो विटामिन डी होता है वो कहाँ पे एक्टिव होता है। आप सबको पता है कि विटामिन डी जो एक्टिव होता है वो बेसिकली आपके किडनी के अंदर होता है। जब आपका किडनी ही डैमेज हो जाएगा तो क्या किसी भी बंदे के अंदर विटामिन डी एक्टिव होगा? तो आपने कहना है कि विटामिन डी एक्टिव नहीं होगा। जब आपको विटामिन डी एक्टिव नहीं होगा तो इसके नतीजे में जो कैल्शियम और जो फास्फेट होगा वो आपको बोन्स को मिनरलाइजेशन नहीं मिलती। जब आपके कैल्शियम और फास्फेट को बोन को मिनरलाइजेशन नहीं मिलती तो इसके नतीजे में क्या होगा? आपने कहना है कि आपकी बोन्स जो होंगी वो टूटेंगी, बोन्स ब्रोकन होंगी, जिसकी वजह से जब हड्डियां टूटती हैं तो क्या होता है बच्चों? आपने कहना होता है कि इस कंडीशन को अब फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर जो पैराथायराइड हार्मोन विटामिन डी एक्टिव ना होने की वजह से आपने ये बात अपने जेहन के अंदर रखनी है कि आपका विटामिन डी एक्टिव नहीं होता क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कैल्शियम और फास्फेट आपकी बोन्स को मिल नहीं रहा। जब कैल्शियम और फास्फेट आपकी बोन्स को नहीं मिलता तो इसके नतीजे में हम क्या देखते हैं? आपने ये कहना है कि एक तरह अच्छा, अब देखें कि फॉर एग्जांपल आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब के एक तरह का कैल्शियम और फास्फोरस जो होगा वो बोन्स को तो मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से हड्डियां टूटेंगी। अब ये किस वजह से हड्डियां टूट रही हैं? मेन प्रॉब्लम तो किडनी है ना। तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं बच्चों रेनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी। क्या एक तरह का रेनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी कहते होते हैं, ये आपने याद करना, नंबर 1। नंबर 2, अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर आपको एंडोक्राइन सिस्टम जो मैंने पढ़ाया हुआ है अगर अभी भी वो याद है तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मैंने बच्चों आपको एक बात बताई थी कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपका ये पैराथायराइड हार्मोन जो होगा वो आपका ज्यादा होगा। जब ये पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम का जो लेवल होता है वो एक तरह का कम हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के अंदर जो किडनी होता है, किडनी का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? किडनी का जो मेन काम होता है वो ये कि कैल्शियम के लेवल को आपके ब्लड के अंदर लेके जाना, ठीक है। ऐसे ही है, कहाँ से? डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल से, डीसीटी से। और पैराथायराइड हार्मोन का काम ये होता है कि फास्फेट को यूरिन के अंदर लेके जाना, ठीक है। कहाँ से? पीसीटी से, अगर आपको याद है तो हमने अभी रिसेंटली लास्ट लेक्चर्स 2 हैं उनके अंदर डिस्कस किया था। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी बंदे के अंदर किडनी से इतना काम नहीं कर रहा तो क्या आपका जो कैल्शियम होगा वो डीसीटी से आपके ब्लड के अंदर जाएगा? तो आपने कहना होता है कि जो कैल्शियम होगा वो डीसीटी से आपके ब्लड के अंदर नहीं जाएगा। जब डीसीटी से ब्लड के अंदर नहीं जाएगा तो आपका ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा और इसके नतीजे में आपने कहना है कि फास्फेट का जो लेवल होगा वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। अब ये जो बढ़ा हुआ फास्फेट का लेवल होता है ये इवन तक के जो कुछ आपका थोड़ा बहुत कैल्शियम बचता है ना ये उसके साथ भी बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से फ्री कैल्शियम आपका और कम हो जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर फ्री कैल्शियम और कम हो जाता है तो इसके अंदर आप क्या देखोगे कि कैल्शियम का लेवल आप कम देखोगे सीकेडी के पेशेंट के अंदर, फास्फेट का लेवल आप ज्यादा देखोगे सीकेडी के पेशेंट के अंदर, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा देखोगे सीकेडी के पेशेंट के अंदर। चौथी चीज, विटामिन डी का लेवल आप कम देखोगे सीकेडी के पेशेंट के अंदर, अनीमिया आप देखोगे सीकेडी के पेशेंट के अंदर। ये सारी की सारी, यूरिया और क्रेट का लेवल ज्यादा देखोगे, हाइपरक्लीमिया देखोगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखोगे, ये सारी की सारी चीजें आप देखते हो। अगर यकीन नहीं आता तो अगर आप में से अभी भी कोई एक बंदा हाउस जॉब कर रहा है या कोई एक तरह का जो कोई भी किसी के पास भी अगर फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल नजदीक है तो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जाकर उन पेशेंट्स की आप लैब चेक कर लीजिएगा। तो जो भी सीकेडी का पेशेंट होगा उसके अंदर आप ये चीजें लाजमी देखोगे। ये बात लिख लो कौन कौन सी चीजें उन पेशेंट्स के अंदर आप क्या देखोगे कि यूरिया और क्रेट का जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका ओलिगो यूरिया हो जाता है। ओलिगो यूरिया का मतलब ये होता है कि आपका यूरिन जो होता है वो कम बनता है, आपका जो ग्लोमेरुलस होता है वो फ्लूइड को फिल्टर कम करता है, इसको ओलिगो यूरिया कहते होते हैं। और ये यूरिया और क्रेट का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे आपने क्या कहना है? दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि सोडियम और H2O जो होता है उसकी रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से आप हाइपरटेंशन देखोगे। उस पेशेंट के अंदर लाजमी आप हाइपरटेंशन देखते हो, ठीक है, जिसको भी सीकेडी है। तीसरे नंबर पे आपने ये कहना होता है कि ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं बच्चों उन पेशेंट्स के अंदर आप क्या देखते हो
आपने कहना है कि किडनी के अंदर से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है वो एक तरह का पैदा नहीं होता है। जब एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन पैदा नहीं होगा तो क्या होगा, आपने कहना बोन मैरो से आपकी आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होती। जब आपकी बोन मैरो से आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होती तो हम क्या देखते हैं, आपने कहना है कि हम नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया देखते हैं। उस पेशेंट के अंदर आप लाजमी अनीमिया देखोगे। नंबर 4, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों को, देखो आपके प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर पैराथायराइड हार्मोन होता था जो कि 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को मैसेज देता था और विटामिन डी को एक्टिव करता था। लेकिन अब देखो कि हाँ जी जनाब, जिस बंदे के अंदर भी किडनी फेल होगा, विटामिन डी एक्टिव नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां जो होंगी वो टूटेंगी, और इस कंडीशन को हम रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी कहते होते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपने याद करना है। नंबर 5, आपने ये कहना होता है बच्चों को, जो चीज आपने उसके अंदर देखनी है वो ये है कि इन पेशेंट्स के अंदर आप क्या देखते हो, कि आपने ये कहना है कि नॉर्मल किसी भी पेशेंट्स के अंदर जो कैल्शियम और फास्फेट का जो लेवल होता है, पैराथायराइड हार्मोन ये काम करता है कि वो कैल्शियम के लेवल को एक तरह का ज्यादा करता है, फास्फेट के लेवल को कम करता है। कहाँ पे, किडनी पे। लेकिन अगर आपका किडनी ही खराब हो जाएगा तो इस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो कि कैल्शियम का लेवल आप कम देखते हो, फास्फेट का लेवल आप ज्यादा देखते हो, और पैराथायराइड हार्मोन का लेवल आप बढ़ा हुआ देखते हो। और वो कंडीशन जिसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन लेवल बढ़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, क्योंकि इसके अंदर आप पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ देख रहे हो हाइपोकाल्सीमिया की वजह से। नंबर 6 जो बात आपने अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है वो ये है कि इसके अंदर क्या होगा कि आपका हाइपरकलीमिया हो जाएगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब ये सारी की सारी चीजें आप पेशेंट के अंदर देखते हो, ये आप चाहे रिपोर्ट देख लीजिएगा चाहे जो मर्जी, आपको ये सारी कंडीशंस उसके अंदर मिलेंगी बच्चों। ठीक है, अब दूसरी बात आपने कहना है कि अगर किसी भी बंदे के अंदर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, आपको ये बात मैंने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बताई थी बच्चों। जब भी आपकी बॉडी के अंदर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो पैराथायराइड हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर ओस्टियोब्लास्ट और एक सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को आपस में जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं रैंक और दूसरे को हम कहते हैं रैंक एल। तो आपने कहना है कि रैंक और रैंक एल के दरमियान में जो कनेक्शन होता है वो एक तरह का बढ़ा देते हैं। जब रैंक और रैंक एल का कनेक्शन आपस में बढ़ जाता है तो ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है वो एक तरह की ज्यादा हो जाती है। जब ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो आपकी बोन की रिजॉर्प्शन होती है जिसकी वजह से आपकी बोन टूटती है। तो ये भी आपने कहना है इस कंडीशन को जिसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन आपकी ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ज्यादा करके आपकी बोन्स को तोड़े, इस कंडीशन को हम कहते होते हैं ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन आपका क्या काम करता है, ये बोन की रिजॉर्प्शन करवाता है। जहां पे बोन की रिजॉर्प्शन हो रही होती है वहां पे जनाब आपने कहना है कि आपका हेमरेज होता है। हेमरेज होने के बाद वहां पे जनाब आपके आरबीसीज टूटते हैं जिसकी वजह से आपने कहना है कि हीमोसिड्रीन बनता होता है, और हीमोसिड्रीन के बाद आपने कहना है कि ये आपकी येलो ब्राउन ट्यूमर बना देता होता है बच्चों। तो ये आपने याद करना है। तो देखिए बच्चों, आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट का पता होना चाहिए क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने याद करने हैं। ये ऑलरेडी में, और इसके बाद आपने ये कहना होता है कि कोई भी ऐसा बंदा जिस बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि फॉर एग्जांपल यूरिया और क्रेट का लेवल बढ़ चुका, तो ये यूरिया और क्रेट क्या करवाता है, नोजिया वॉमिटिंग भी करवाता है। इस बंदे को वॉमिट और नोजिया ये यंग में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद यूरिया और क्रेट जो होगा ये जनाब आपके ब्रेन के अंदर इफेक्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं हिपैटिक इनकेफेलोपैथी। क्या कितना का, हिपैटिक इनकेफेलोपैथी कहते हैं। और इस कंडीशन को आपने कहना है कि हिपैटिक इनकेफेलोपैथी कहा जाता है। अब आपने कहना होता है, और उस कंडीशन को आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल हिपैटिक इनकेफेलोपैथी के अंदर क्या होता है कि आप इसके अंदर ना बच्चों, आपने कहना है कि फ्लैपिंग ट्रेमर्स देखते हैं। फ्लैपिंग ट्रेमर्स वो कंडीशन होती है जिसके अंदर किसी भी बंदे के अंदर ना, फॉर एग्जांपल आप इस मूवमेंट को कहते हैं एस्ट्रेक्सिस। आप गूगल पे सर्च करोगे ना या कोई वीडियो देखोगे एस्ट्रेक्सिस की, तो हैंड के ना एक मूवमेंट को आप ये लिखा जाता है। ठीक है, और ये तब आप देखते हो जब किसी बंदे के अंदर हिपैटिक सॉरी, आपने कहना कि इंसेफ्लोपैथी हो जाए। ठीक है, नॉट हाइपैटिक यूरिमिक इंसेफ्लोपैथी, सॉरी, आपने ये कहना। तो हाइपरक्लीमिया बच्चों हमने पढ़ लिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पढ़ लिया, अनीमिया पढ़ लिया, सोडियम और वाटर की रिटेंशन पड़ी, ग्रोथ रिटार्डेशन करवा देता है, रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी करवाता है, आपने ये कहना होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ये सारे का सारा मैकेनिज्म मैंने करवाया है, जैसा कि किडनी फेल्स टू एक्टिवेट विटामिन डी 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज क्योंकि कम होता है, एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन डी कम होगी, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होगी, हाइपोकाल्सीमिया होगा, पैराथायराइड हार्मोन आपका ज्यादा एक्टिव होगा। आपने ये कहना होता है, ठीक होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर आपने क्या कहना है कि फॉर एग्जांपल एक और बात आपने याद करनी है बच्चों, कि जो भी यूरिया होता है, यूरिया का लेवल जब बढ़ता होता है इसको हम कहते होते हैं यूरिमिक फीचर्स। यूरिया का लेवल जो बढ़ता होता है ये आपकी बॉडी के अंदर जो पेरिकार्डियल होती है ना, पेरिकार्डियम, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, हार्ट के अंदर ये पेरिकार्डियम है, इसकी इन्फ्लामेशन करवा देता है जिसको हम कहते हैं यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस। अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, इस तरह एग्जामिनर कहे क्या 65-year-old male present to you with complaint of severe pain on the deep inspiration and pain is
is relieved during the bending forward position. Okay, upon investigation the urea and crept level is elevated. What is your diagnosis? तो आपने कहना है इसको हम कहते हैं यूरेमिक इनकेफेलोपैथी, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। और यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है डायलिसिस। ये आपने याद करना है, ठीक है, ये आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद करना है। उसके बाद आपको मैंने बताया था नोजिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग होती है, इनकेफेलोपैथी होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं प्रूराइटिस हो सकती है क्योंकि यूरिया जो होता है ये आपका होता है। और दूसरे नंबर पे आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि जितना ज्यादा यूरिया आपकी बॉडी में बढ़ता है तो यूरिया ये काम करता है कि वो प्लेटलेट्स को डिसफंक्शन कर देता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट आपस में जुड़ते नहीं है, ब्लीडिंग से स्टॉप नहीं होता काम। तो जिस वजह से आपने कहा प्लेटलेट डिसफंक्शन होते हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी जो होती है वो ज्यादा होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक पेशेंट है जिसके अंदर फटीग है, उसको सीकेडी है, तो उसके अंदर कौन सा अनीमिया है, तो आपने कहना उस तरह के अनीमिया को हम कहते होते हैं नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया कहा जाता है बच्चों। उसके बाद आपने जैसा कि आपको मैंने बताया ई, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने कहना क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन नहीं पैदा हो रहा तो बाहर से हम क्या देंगे, एरिथ्रोपोइटिन देंगे। ईपीओ इज प्रोड्यूस्ड बाय द रीनल इंटरस्टिशियल फिब्रोब्लास्ट, ये हम देंगे। हाइपरकलीमिया लाइफ थ्रेटनिंग होता है। अर्ली सीकेडी जो होता है ये हम पढ़ेंगे। फिब्रोब्लास्ट को ग्रोथ फैक्टर का काम करता है। यूरेमिया कास पेरिकार्डाइटिस एन्केफेलोपैथी, सीकेडी कास कैंडी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखते हैं। ये सारी की सारी बातें वो हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि इसके अंदर क्या होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी होती है, डिसलिपिडीमिया हो सकता है, हाइपरकलीमिया होता है, यूरेमिया होता है, सोडियम वाटर की रिटेंशन होती है, ग्रोथ रिटार्डेशन, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है, रीनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी होती है, ठीक है बच्चों। सर सोडियम वाटर क्यों रिटेंशन करवाता है बच्चों? सोडियम आपका फिल्टर ही नहीं होता प्रॉपरली। जब आपका जीएफआर कम होता है तो सोडियम आपका फिल्टर नहीं होता। सोडियम आपका वैसे ही आपका क्या करता है, एक तरह का आपने कहना होता है कि ये आपके ब्लड के अंदर ही रहता है। और जो वाटर होता है वो भी जनाब आपकी ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो जाती है दोनों की, और उसकी वजह से हाइपरवोलेमिया होता है और हाइपरटेंशन होती है, ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना होता है। अच्छा बच्चों, किसकी? फिर तो यूरिन में नहीं जाना बच्चे, फिल्टर होगा तो यूरिन में जाएगा, फिर ही पीसीडी में जाएगा। एक चीज की फिल्ट्रेशन ही कम हो गई है तो लिगो यूरिया है, तो वो सारे का सारा फ्लूइड कहाँ है, आपके ब्लड के अंदर ही, तो हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा, हाइपरवोलेमिया। फिल्टर होगा तो फिर ही है ना, फिल्टर तो हो ही नहीं रहा, फिल्टर कम होता है इसमें, आपने ये कहना होता है। जी इरफान, एक मिनट बच्चों, इनफ है, करते हैं कोई साहब। अच्छा बच्चों, अब देखो कि फॉर एग्जांपल आपने ये कहना होता है कि शुरू में ना जब किसी के, आपने कहना है कि एक फैक्टर होता है जिसको होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यार ये फास्फेट को एक तरह का जो इफेक्ट करता है वो कौन सा है, तो आपने कहना वो होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। वो कैसे? जैसा कि ना जब किडनी का शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है ना, तो जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होता है ना, ये आपके फास्फेट की एक्सक्रीशन करवाता है, ठीक है। और बाद में पता क्या करता है, लेट में अगर सीकेडी बढ़ जाए, अगर लेटर स्टेज में, तो ये फास्फेट को ज्यादा से ज्यादा ब्लड के अंदर लेके आता है, और उसके बाद कैल्शियम को जनाब आपकी बॉडी से निकालता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि आपका मतलब कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये स्टार्टिंग फेज के अंदर क्या करता है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2 3, तो आपने कहना है कि ये फास्फेट को यूरिन के अंदर भेजता है, ठीक हो गया। और अगर फॉर एग्जाम्पल लेटर स्टेज के अंदर कहा जाए तो क्या होगा, आपने कहना है कि ये क्या फास्फेट को आपके ब्लड के अंदर लेके आता है, ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है। यहाँ पे एक दो पॉइंट है जो कि स्टेजिंग वाला है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, इस वजह से ये मैंने आप लोगों के लिए किया कि ये आप देखो। देखो बच्चों, एक बात अपने जहन के अंदर रखें, अगर किसी भी बंदे का जो जीएफआर है ना वो 90 के राउंड अबाउट है, तो आपने कहना होता है कि आपको पता है कि 100 to 120 ml पर मिनट जो होता है वो नॉर्मल है, तो 90 अगर किसी का जीएफआर है तो आपने कहना होगा स्टेज 1 किडनी डिजीज है। अगर किसी का, आपने 30 का डिफरेंस निकालते जाना है, अगर किसी बंदे का जीएफआर आपने कहना है कि 60 और 89 के दरमियान में, तो स्टेज 2 है। अगर किसी का जीएफआर आपने कहना कि 30 और 59 के दरमियान में, तो स्टेज 3 है। अगर किसी का फॉर एग्जाम्पल एंड वाले जो दो होंगे ना वो 15 15 का डिफरेंस आएंगे, अगर 15 और 30 के दरमियान में तो स्टेज 4 है, अगर 15 से नीचे है तो स्टेज 5 है। और बात की समझ आई कि नहीं है बच्चों? तो आपने कहना है कि स्टेज 1 क्या होता है, 90, अगर इसमें से 30 निकाले 60 रह गया स्टेज 2, अगर 30 रह गया स्टेज 3,
अगर ये 15 रह गया, 15 तक आ गया, तो फिर क्या होगा, स्टेज 4, और 15 से नीचे आ गया तो क्या होगा, एक तरह का स्टेज 5। ये आपने याद करना। तो ऐसे ही 90, उसके बाद आपने कहना 60 टू 90 के दरमियान में रह गया तो क्या, स्टेज 2। उसके बाद आपने कहना होता है कि आपका मतलब कि 60 और 30 और 60 के दरमियान में रह गया तो क्या, एक तरह का बच्चों स्टेज 3। और 15 और 30 के दरमियान में रहेगा स्टेज 4। और उसके बाद आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल 15 से नीचे रहेगा तो स्टेज 5। ये आपने याद करना होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये बात नहीं, आपने इसको अपने जहन के अंदर रखना है। बाकी सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं की हो। तकरीबन सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हो चुके हैं। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसका कोई क्वेश्चन बंदा पूछ सकता है। 62-year-old women with a chronic kidney disease develop pericarditis, imaging shows a frosted glass appearance of the pericardium, what is the most likely cause? यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस, आपने ये कहना होता है। ठीक है बच्चों। acute tubular necrosis। चलो ठीक है यार, बाकी का इंशाल्लाह करेंगे फिर। और कल